रिकॉर्डिंग स्टार्टेड सर, एक बार कंफर्म कर दो मुझे। यस हाँ सर। यस ओके सर। ठीक है सर, चलो सर स्टार्ट करें। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ अच्छा, तो ऐसे तो आज फ्राइडे इवनिंग, दैट मीन्स कॉर्पोरेट लॉ। और कॉर्पोरेट लॉ में हम लोग आजकल एक टॉपिक स्टार्ट किए हैं क्लास में, दैट इज काफी चल रहा है, बहुत दिन हो गए, 5-6 क्लास एक्स्ट्रा क्लास भी हुआ है। दैट इज कंपनी मीटिंग्स, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अरे मैं खुद रिकॉल करता रहता हूँ कि क्या पढ़ा या नहीं पढ़ा, आप लोगों को बोलता रहता हूँ, रिकॉल करता रहता हूँ क्या टॉपिक चल रहा है। तो कंपनी मीटिंग्स का हम लोग ऐसे एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक्चुअली चैप्टर का नाम कंपनीज एक्ट में ही है, बट काफी लोग पॉपुलरली इसे मीटिंग्स के नाम पे चिल्लाते हैं कि कंपनी मीटिंग्स एंड ऑल। ठीक है, मतलब ये लॉ का भाषा नहीं है, बट क्योंकि अल्टीमेटली मीटिंग के ऊपर ही पूरा चैप्टर का फोकस है, इसलिए इसको हम लोग कंपनी मीटिंग्स भी अगर बोले ना तो गलत नहीं। इस टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सर क्या क्या टॉपिक मैंने कवर अप किया है। जिन लोगों का क्लास मिस रहेगा वो लोग प्लीज मेरे से कलेक्ट करना, और जो टॉपिक आज मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ प्लीज उस पर ध्यान देना। समझ में सबको आएगा, जो लोग पहले भी किया है उन्हें भी आएगा, जो नहीं किया है उन्हें भी आएगा, इतना तो गारंटी मेरे तरफ से तो है सर। बाकी फोकस। अच्छा, ये जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है, इसमें हम लोग अभी तक जो जो टॉपिक कवर अप किया है वो कुछ ऐसा है कि कंपनी के रजिस्टर के बारे में बात की है। रजिस्टर इन द सेंस, ठीक जैसे आप लोग बचपन में स्कूल में जाते थे और टीचर रजिस्टर लेके आता था, कभी आप लोग को ऑफिस रूम भेजा है रजिस्टर लाने के लिए? टीचर कभी कभी भूल जाता था, तो वही रजिस्टर है, बट ये कंपनी रजिस्टर। इसमें कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का डिटेल्स मेंटेन करते हैं, और ये मेंटेन करना मैंडेटरी है कि कौन कंपनी का शेयर होल्डर्स है, कितना शेयर होल्ड कर रहा है, कैसे काइंड ऑफ शेयर होल्ड कर रहा है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, किस काइंड ऑफ शेयर होल्ड कर रहा है, कब से होल्ड कर रहा है, सारा डिटेल्स रजिस्टर में पता चलता है। और ये रजिस्टर आरओसी के पास मैंने मेंबर्स के डिटेल्स वगैरह सब कुछ भेजना, और ये रजिस्टर कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ता है। सर क्यों? सर इतना तो सिंपल है ना, जिनके पैसे से बिजनेस करेंगे उनका डिटेल्स तो मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके अगर कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम हो, बिजनेस रिलेटेड, ये शेयर होल्डर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट एक एरिया है कि भाई बिजनेस में मेरा नाम है कि नहीं। और बिजनेस के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है कि क्या जरूरत में हम बिजनेस का पार्ट बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, है ना। हर तरीके से ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ पॉइंट इज, तो हम लोग यहाँ से रजिस्टर के बारे में बातचीत किए हैं, फिर हम लोग एनुअल रिटर्न्स के ऊपर भी बात किए हैं। सर एनुअल रिटर्न क्या है कि हर कंपनी को अपना डिटेल्स जो है लीगल मैटर्स, एवरी ईयर कंपनी का सारा मैटर्स ना एनुअल रिटर्न के थ्रू से फाइलिंग करना पड़ता है। इसको हम लोग ना लॉ के भाषा में कंपनी फाइलिंग्स भी बोलते हैं। ये भी आरओसी के साइट पे जाके ही करना पड़ता है। उसमें कंपनी अपना सारा डिटेल्स, एवरीथिंग, फाइनेंशियल मैटर्स, नॉन फाइनेंशियल मैटर्स, सब कुछ रिटर्न फाइल करता है। तो ये दो टॉपिक यहाँ पर एक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट काम था। बाकी जो एरिया है ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ऊपर वाला टॉपिक मैनेजमेंट को ही दिखा रहा है सर, और बाकी जो नीचे वाला टॉपिक है वो एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा रहा है कि कंपनी मैनेज कैसे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। स्पेशली शेयर होल्डर को कंपनी किस तरह से कनेक्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स को कंपनी किस तरह से कनेक्ट करते हैं। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सर कि ये जो कंपनी है ये अपना सारा डिटेल्स ना शेयर होल्डर से शेयर करता है। तभी शेयर होल्डर है भाई, पैसा दिया है बिजनेस करने के लिए, शेयर तो करना पड़ेगा। तो शेयर करने का एक तरीका होता है, इसके लिए कंपनी को क्या करना होता है, शेयर होल्डर के साथ मीटिंग करना होता है। अब इसमें मीटिंग का बेसिकली दो पॉपुलर नेम है, बोलो। एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब ये जो एजीएम है और ये जो ईजीएम है, इस एजीएम ईजीएम बुलाने का कुछ तरीका होता है, तो कंडक्ट करने का भी कुछ तरीका होता है। ये तरीका को यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक के ऊपर कवर किए, प्री रिक्विजिट्स ऑफ ए मीटिंग एंड मीटिंग के ड्यूरेशन, मैंने ड्यूरिंग द मीटिंग
एंड उसके बाद एक सिचुएशन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर द या पोस्ट मीटिंग सिचुएशन। प्री रिक्विजिट्स ऑफ ए मीटिंग का मतलब होता है कि मीटिंग करने से पहले नोटिस भेजा जाता है, किसको? शेयर होल्डर्स को। नोटिस भेजने का कुछ तरीका होता है, कुछ टाइम लिमिट्स होते हैं। ये बेसिक एक स्ट्रक्चर्स है और वो रूल फॉलो करना पड़ता है कंपनी। अगर कंपनी ये रूल फॉलो नहीं करता है तो फिर ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव चीजें हैं, और इसके लिए ऐसा कुछ नियम कानून बना हुआ है, पेनल्टी सिचुएशंस बना हुआ है, जो कंपनी के ऊपर बाद में कॉन्सिक्वेंस के रूप में आ जाता है। बात समझ में आ रही है? हम लोग क्लास क्लास में, मुझे याद है हम लोग दो टॉपिक कवर किए थे, एक नॉर्मल डेली क्लास में और एक एक्स्ट्रा क्लास में। हम लोगों ने कोरम के बारे में बात किया था, चेयरमैन के बारे में बात किया था, और हम लोग वोटिंग के बारे में भी बात किया था। याद है ना सर? वोटिंग का थोड़ा डिटेल्स करना जरूरी है। हम लोग वोटिंग में थोड़ा सा जस्ट टाइप ऑफ नेम्स वगैरह पढ़े थे, लेकिन आज थोड़ा सा मैं आपको वोटिंग के डिटेल्स के बारे में जाऊंगा। अब यहाँ पर पॉइंट आपके मन में आ रहा है सर, ये वोटिंग कैसे काम करता है और वोटिंग का क्या जरूरत है? तो जरूरत से याद आया, जरूरत का मतलब है, देखो मीटिंग में, अभी मीटिंग का डिटेल्स ऐसे तो मैं बहुत बार क्लास में डिस्कस किया, पर आज एक बार ऑफिशियली आपको मीटिंग के बारे में बोल दूं। ठीक है? ऐसे नॉर्मली मीटिंग के बारे में, नॉर्मली मैं ओरिजिनल कंपनी का मीटिंग का डिटेल्स खोल के बैठ जाता हूँ। ठीक है? कोई भी कंपनी का एजीएम ईजीएम का नोटिस ना नॉर्मली अवेलेबल होता है, मैं कोई ना कोई क्लास में आप लोगों को जरूर दिखाता रहता हूँ। यहाँ पर है क्या? हाँ, ये देखो, रहता ही है मेरे पास, ओरिजिनल मीटिंग का नोटिस है, ये देखो, नोटिस ऑफ दी मीटिंग। थोड़ा ध्यान से देखो, बेसिकली कुछ नहीं है इसमें। सर कुछ नहीं है, आप ऐसे बोल देते हो जैसे कुछ नहीं है। मैंने, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है बहुत कुछ, बट ज्यादा हाइप क्रिएट मत करो। ठीक है? मैंने, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बेसिक प्रोसीडियर्स है, फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर आप पर्पस को समझ जाओ, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है? जैसे ये किसका है बोलो तो अदानी पावर का, ऐसे तो मेरे पास था, मैं जस्ट निकाला, सोच समझ के नहीं, जस्ट देखा कि कभी किसी क्लास में पढ़ाया होगा, पढ़ा होगा सर। नोटिस इज hereby given that the 26th AGM of the members of Adani Power, अदानी पावर एक कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है। सर क्या करते हैं? पावर, इलेक्ट्रिसिटी। पावर माने ये वाला पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है? The notice is hereby given that 26th AGM of the members of Adani Power Limited will be held on Wednesday 27th of July 2022, 12 noon through video conferencing और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। ठीक है? लाइक वीडियो कॉलिंग या फिर कोई और डिजिटल प्रोसेस होगा, टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस। मैंने बेसिकली वर्चुअल कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लिखा है। द वेन्यू ऑफ द मीटिंग शैल बी डीम्ड टू बी द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। मैंने कहाँ पर मीटिंग होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में। बट यहाँ पर एक्चुअली 2022 में उस टाइम पे कोरोना इम्पैक्ट काफी चल रहा था, तो मैक्सिमम मीटिंग वगैरह ऑनलाइन ही हो रहा था। और आजकल तो बहुत सारा कंपनी जानबूझ के मीटिंग को ऑनलाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि जब बड़ा कंपनी होता है, उसका इतना नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, इनको जब बुलाया जाता है ना सर, तो कंपनी में ना जो जगह होता है, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, वो इनफ नहीं होता है एक कंपनी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। ऐसे बड़े बड़े कंपनीज में तो गैलरीज होते हैं, सेमिनार हॉल वगैरह होते हैं, लेकिन उसमें शेयर होल्डर आंटते नहीं है सर। आंटते मैंने समझ रहा सर, मैंने कैपेसिटी जो है वो ब्रेक कर जाता है। जैसे रिलायंस वगैरह का शेयर होल्डर का संख्या इतना ज्यादा है कि इनको मीटिंग करने के लिए बकायदा एक इंडोर स्टेडियम बनाना पड़ता है, इंडोर स्टेडियम एटलीस्ट। कभी कभी तो मैं ऐसा भी सुना हूँ कि छोटा छोटा जो फुटबॉल स्टेडियम्स होते हैं उसे भी बुक करते हैं। रिलायंस तो मैंने ये भी सुना वानखेड़े को भी बुक कर सकता है उन्हें जरूरत पड़ने से। समझ में आ रहा है? इतना नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, अगर सब कोई मीटिंग आना चाहता है, मीटिंग सुनना चाहता है, तो पूरा स्टेडियम भाड़ा करना पड़ सकता है। कुछ समझे? नाउ पॉइंट इज दैट मैं आपको मीटिंग पढ़ा भी रहा हूँ और साथ में दिखा भी रहा हूँ। जो भी टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ते हो, रजिस्टर, एनुअल रिटर्न, ये भी आगे आगे मैं दिखा दूंगा एक बार। ये जो मीटिंग का जो कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर आगे जाके रेजोल्यूशन मिनट सब बताऊंगा मैं आपको। लेकिन आप लोग ना एक हैबिट डालो कि ओरिजिनल मीटिंग का डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आपको कहीं से मिल जाए, ऐसे ये तो मेरे पास ही है, आप मेरे साथ भी ले सकते हो,
मजा का बात है, थोड़ा गूगल सर्फिंग की अच्छा आदत डालो। गूगल में बहुत अंड संड चीजें हम लोग सर्फिंग करते रहते हैं बिना वजह का, है ना। हम भी करते रहे बाबा, ठीक है, लेकिन स्क्रीन टाइम है, कुछ प्रोडक्टिव चीजें स्क्रीन टाइम को दिया करो। यहाँ सर ने बोला था कोई कंपनी का मीटिंग का नोटिस मिलता है कि नहीं, थोड़ा देखते हैं। आजकल गूगल में अवेलेबल बहुत कुछ होते हैं, है ना सर। तो काम का चीज भी अगर आपको ढूंढने का मौका मिले, अच्छा रहेगा। और जो लोग स्टॉक मार्केट रिलेटेड मैटर के साथ कनेक्टेड हो, उनको ना थोड़ा सा डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाता है। स्टॉक मार्केट स्टूडेंट्स ऐसे तो अलग से होते हैं, बट आप लोग जैसे जो लोग स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली नहीं करते हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप लोग थोड़ा थोड़ा आदत डालो स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड करने से क्या है ना, ये कंपनी मीटिंग्स का स्टॉक मार्केट स्टूडेंट्स के लिए बहुत वाइटल हो जाता है। क्यों? ये जो कंपनी मीटिंग बुलाता है ना, आज मीटिंग में कंपनी का जो मैंने चेयरमैन है, जो कंपनी का मालिक है स्पेशली, क्या डिस्कशन, किस बारे में मीटिंग बुलाया जा रहा है, क्या डिविडेंड देगा, क्या कंपनी कोई न्यू यूनिट बनाएगा, क्या कोई पर कोई प्लांट लगाने वाला है, क्या उस प्लांट लगाने के बाद बिजनेस में डेवलपमेंट आने वाला है। ये खबर है ना, बस ये हाइप क्रिएट हो जाने से ही शेयर मार्केट में बूम आ जाता है उस पर्टिकुलर शेयर। सपोज अभी बस मीटिंग में वो बोलेगा कि हम लोग यहाँ यहाँ प्लांट लगाएंगे, इस बार डिविडेंड थोड़ा कम देंगे लेकिन अगला साल जोर का देंगे। अब अगर जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स है ना, जो एक्चुअली लार्ज नंबर ऑफ मनी, हजार हजार करोड़ लगाता है, अगर वो लोग हाँ बोल दिया, तो छोटा मोटा लोग तो हाँ भाई, ये 1000 करोड़ वाले हाँ बोल दिया मैंने, हम लोग तो हाँ ही है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, 100 का शेयर 150, 100 का शेयर 120 छलांग मारता है। अब आप लोगों के लिए ये एक डॉक्यूमेंट्स है, बट किसी के लिए ये पैसा कमाने का एक डॉक्यूमेंट्स है ना। आप लोगों के लिए एक बोरिंग डॉक्यूमेंट्स है ना सर। आप बोलोगे सर इसमें क्या है, ये तो देखने से नींद आ जाएगा, है ना। ऑब्वियसली किसी को भी नींद आ जाएगा। तो आप लोग अगर अपने आप को वही गधा के कैटेगरी में डालोगे, तो फिर मैं आपको गधा डायरेक्टली नहीं बोलना चाहता, ठीक है, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, ठीक है। गधा का कैटेगरी क्या होता है, गधा जो काम करता है वो बिना समझ के करता है, और घोड़ा समझ के करता है। आप ये आपके ऊपर है कि आप गधा बन के करोगे कि घोड़ा बन के करोगे। इसलिए गधा मार खाता है फिर भी काम करता है, और घोड़ा मार नहीं खाता, है ना, नॉर्मली मार नहीं खाता है वो, है ना, लेकिन काम भी करता है, और उसको अलग लेवल का एक लीडरशिप मिलता है। इसलिए तो घोड़ा का इतना दाम भी है। ऐसे गधा कोई खराब प्राणी नहीं है, बहुत ही लॉयल प्राणी है, बहुत लॉयल होते हैं। पाकिस्तान में तो गधा का बहुत मैंने घल में सर, हमारे देश में कश्मीर साइड में, पहाड़ी साइड में गधा लोग पालते हैं, बट पाकिस्तान में अलग ही लेवल का गधा पालने का मैंने कल्चर है। हाँ सीरियसली, और नॉट ओनली दैट, पाकिस्तान गधा एक्सपोर्ट भी करता है। गधा और उसका एक ब्रीड होते है, उसको खच्चर बोलते हैं, एक्सपोर्ट तक करता है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ गधा। पाकिस्तान को पूछो उनका इकोनॉमी का इस बुरे हाल में गधा का इकोनॉमी उनको कैसे डेवलप किया, दूसरे कंट्रीज को गधा एक्सपोर्ट करके कमा लिया। स्पेशली रेगिस्तान एरिया में इस तरह का जानवर का जरूरत होता है, एकदम भरपूर एक्सपोर्ट किया है। और पहाड़ी एरिया में जहाँ पर फैन ऑफ कर भी पूरे थे बेटा, हमेशा पोतो ही कहीं बेचते हो, उसका हाथ नहीं जाता है। देखो जो भी हो, चलो गधा घोड़ा समझ के क्या करोगे, थोड़ा सा मुझे याद आ गया तो मैं बोल दिया। अच्छा, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी तो कहाँ पर होगा नॉर्मली, ये सभी बातें ना एक्चुअली लॉ में भी बोला जाता है कि कहाँ मीटिंग होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस में होता है। अब जब लॉ को पूरा पढ़ते हो ना, तो उसमें ये सभी बातें लिखा रहता है। उस दिन का एक क्लास याद है ऑडिट का, तुम थे, कौन थे ऑडिट क्लास में, नॉर्मली तेरा ही रहता है ऑडिट क्लास। तो उस दिन ऑडिट क्लास में तुम लोगों को मैं हमेशा ऑडिट रिपोर्ट पढ़ाया करता था, है ना। और उस दिन हम लोग एक्चुअली एक ऐसे चैप्टर में थे ऑडिट में, ऑडिट रिपोर्ट वाला। तो उसमें जो भी क्वेश्चन था वो सारा एक्चुअली ऑडिट रिपोर्ट जो ओरिजिनल में मैं दिखाता हूँ वही क्वेश्चन आंसर था। तो इतना दिन से गोपाल तो आज आया नहीं, नहीं तो मैं उसको सुनाता एक बार। तो गोपाल को मैं हमेशा बोलता था ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा कर, मैं किताब खोलने से पहले रिपोर्ट खोल के बैठ जाता था ऑलवेज, फर्स्ट दिन से, है ना। आई थिंक जो लोग ऑडिट का क्लास रिकॉर्डिंग भी देखेगा या फिर
पढ़ेगा उसको यही चीज है कि सर ऑडिट पढ़ाने से पहले रिपोर्ट खोल के बैठ जाता है। अब उस टाइम पे नॉर्मली जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, माथा पता खराब है, किताब ना पढ़ा के ऑडिट रिपोर्ट खोल के बैठ गया, है ना, मन ही मन में सोच रहा है क्या पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया होगा लेकिन किताब से कहाँ पढ़ाया, है ना। ऐसे होते हैं सर, दिमाग में ऐसे स्टूडेंट्स के मन में ऐसे आते हैं और आना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा भरोसा भी करना चाहिए कि भाई जब सर बोल रहे हैं कि रिपोर्ट पढ़ा करो, रिपोर्ट पढ़ पढ़ के, मैं इतना भी बोलता हूँ कि क्लास में कि रिलायंस का रिपोर्ट पूरा ऑडिट रिपोर्ट पढ़ ले, समझ में आए ना आए पढ़ ले, अदानी का रिपोर्ट समझ में आए ना आए पढ़ ले, ऐसा करके मैं बोलता रहता हूँ। और उस दिन ऑडिट रिपोर्ट में जितना क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा, एक्चुअल में वो सभी क्वेश्चंस, ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनता है, कहाँ पर क्या पॉइंट लिखा जाता है, यही सब क्वेश्चन था। तो ऑब्वियस बात है ना सर, इतना तो दिमाग हम लोगों के पास है, पढ़ के आए हैं, है ना, पढ़ा रहे हैं, कि क्या क्वेश्चन कर सकता है जो रियल लाइफ में सिचुएशन अराइज हो सकता है, वही क्वेश्चन कर सकता है। इसके बाद और क्या क्वेश्चन करेगा? ये क्वेश्चन अगर बनाएगा भी तो क्या क्वेश्चन बनाएगा? जो रियल लाइफ सिचुएशंस डिमांड करता है वही क्वेश्चन बनाएगा। डिफिकल्टीज क्या होता है, क्वेश्चन टफ क्या होता है? मानो ऐसे सिचुएशंस पहले कभी नहीं था, इसलिए कोई किताब उसको कभी पॉइंट डाउन नहीं किया। अब मानो सिचुएशंस में कुछ डिफरेंशिएशन आया है, अब कुछ नया मॉडल ऑफ क्वेश्चन भी जनरेट हुआ है ड्यू टू रियल लाइफ चैलेंज। अब अगर कोई किताब में वो वाला क्वेश्चन दे दिया, तो वही क्वेश्चन आपके लिए एक चैलेंजिंग है, भी मैंने जितना क्वेश्चन किया पहले ऐसा किसी जगह में ये वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं था, तो वही जो नया क्वेश्चन है वो आपके लिए लगा क्या ये तो डिफिकल्ट वाला है। एक्चुअली वो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन क्यों डाला है, अगर इसमें आप काम करते तो शायद आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता। ये वो डिफिकल्टीज लेवल एक्चुअली प्रैक्टिकली डेवलप हुआ है, कि प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आया है जो काम का है, और वही चीज अभी इंस्टीट्यूट या कोई भी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट चाहेगा कि स्टूडेंट्स को पूछा जाए, और वही चीज एग्जाम में आपको क्वेश्चंस करेगा। अब अगर आप बोलोगे भैया हमें इतना क्या लेना देना, हमें बस आप रट्टा लगा दो, देखो आप क्या करोगे, रट्टा तो मैं क्यों, कोई भी टीचर नहीं लगा सकता। बस आपको मैं इतना बोल सकता हूँ कि कैसे आप चैलेंज फेस कर सकते हो। चलो नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पर देखो एक चीज है, मीटिंग में क्या होगा उसमें देखो बोल दिया, मैं आप लोगों को ये सब टॉपिक पढ़ाया सर, ये सब बुक्स में पढ़ाया, लेकिन ये देखो ओरिजिनल में ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस करेगा। ओरिजिनल रिपोर्ट से दिखा रहा हूँ आपको। ऑर्डिनरी बिजनेस लास्ट दिन के क्लास में समझाया था, ऑर्डिनरी बिजनेस को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? अड्डा। ए फॉर, नहीं सर, ए फॉर होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्कशंस, डिस्कशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर ऐसे बोलो कि डिस्क्लोजर, डिस्कशन नहीं बोलते, बोलते हैं डिस्क्लोजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फिर ऐसे बोलो ए फॉर एनुअल अकाउंट्स, এ ফর অ্যানুয়াল অ্যাকাউন্টস। এগুলো লিখতে হবে না, আমি এগুলো অ্যাকচুয়ালি পড়াচ্ছি না, আমি যখন টপিক স্টার্ট করবো তখন লিখবি, এগুলো জাস্ট আমি এর আগে পড়িয়েছি, জাস্ট আমি কানেক্ট করাচ্ছি রিয়েল লাইফ রিপোর্টে কিরকম থাকে, তো এরকম কি র্যান্ডম উল্টো পাল্টা কি লিখে লাভ কিছু নেই, ঠিক আছে। এগুলো সব আমি পড়িয়েছি আগে, এর আগে দুখানা ক্লাসে করিয়েছি, তো ক্লাসটা যখন করবি তখন মানে পুরো সিরিয়ালি पढ़िएছি তখন ওখানে পয়েন্ট আউট করবি। अब अड्डा के बारे में आप लोगों को मैं पढ़ाया सर, अड्डा क्या होता है कि डिस्क्लोजर ऑफ एनुअल अकाउंट्स, देखो ये बोलता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022 टुगेदर विद द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स देयरऑन। माने कंपनी ने जो पूरा अकाउंट्स रेडी किया वो बाकी शेयर होल्डर के सामने डिस्क्लोज करेगा, यही बात लिखा है। ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च टुगेदर विद द रिपोर्ट। ये डिस्कशंस जो है ये पूरा स्टेटमेंट से रिलेटेड है, मैंने बेसिकली अकाउंट से रिलेटेड है। डी, डी फॉर क्या होते हैं नॉर्मली? नहीं सर, ये डी सेकंड डी जो है ये डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या डिविडेंड डिक्लेरेशन का चर्चा के बारे में बात किया है। नॉर्मली अगर करना होता है तो बोल देता है, अदरवाइज मैंने अगर बोला है ऑर्डिनरी बिजनेस तो उसमें समझ जाओ कि वो है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। थर्ड डी क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग वन, ये देखो, to appoint a director in place of Mr. Gautam is Adani, who retires by rotation and being eligible offers himself for reappointment। एकदम रियल पिक्चर आपके सामने, पहले मैं आपको लॉ पढ़ाया, अब देखो ओरिजिनल में क्या होता है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर तक यहाँ पर पुट कर दिया, लास्ट में आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर्स रेमुनरेशंस, है ना।
उसके बारे में भी अगर चर्चा अगर ना भी बोला है तो वो नॉर्मली हो ही जाता है। तो ये सब है ऑर्डिनरी बिजनेस। ये हर एनुअल जनरल मीटिंग का बेसिक डिस्कशन है। ये अड्डा छोड़ के बाकी जो भी डिस्कशंस होते हैं, अड्डा छोड़ के बाकी जो भी डिस्कशंस होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल बिजनेस। ये देखो जिसमें एक पॉइंट यहाँ पर दिया है, टू कंसिडर एंड इफ थॉट फिट टू रेटिफाई दी रेम्यूनरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर्स। माने सीएमए वाले का जो सीएमए ऑडिटर जो होते हैं सर, उन्हें कॉस्ट अकाउंटेंट, आप में से काफी लोग सीएमए भी पढ़ते हैं सर। तो वो जो सीएमए स्टूडेंट मैंने सीएमए बनने के बाद जो कॉस्ट ऑडिट होता है, स्पेशली अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कॉस्ट ऑडिट मस्ट है। ऐसे अदानी पावर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का भी काम करता है, तो यहाँ पर तो कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी है। ठीक है। तो टू कंसिडर एंड इफ थॉट फिट टू रेटिफाई द रेम्यूनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर्स अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो कॉस्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन फिक्स करो ना, ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट नहीं है। ठीक है। ऐसे स्पेशल बिजनेस क्या है, इसका कोई डिटेल्स नहीं है, बस इतना समझ लो कि जो ऑर्डिनरी नहीं है वही स्पेशल है। उसमें से एक पॉइंट आप यहां से उठा लो। बात समझ में आ रहा है? तो किताब में तो हजारों बात करके रखता है, लेकिन वो बात रियल लाइफ में काम कहाँ आता है, ये अगर समझ में ना आए तो फिर क्या फायदा। हाँ सर। इसीलिए तो इतना बोलते हैं, कौन सुनता है सर। कोई कोई सोचता है अरे यार इनको बोलना है बोलना। अच्छा वो सर यहाँ पर देखो पॉइंट दिया था, वो ऑर्डिनरी का मैं देखा नहीं था। टू कंसिडर एंड इफ थॉट फिट अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ मेसर्स एसआरबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अभी बोला ना, ये जो अड्डा का लास्ट ए है, उसमें लास्ट ए क्या आता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर रेम्यूनरेशन। ये देखो वही बोला है। टू कंसिडर एंड इफ थॉट फिट अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ मेसर्स एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी। एलएलपी माने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाला चार्टर्ड फर्म। आजकल सभी बड़े बड़े फर्म या छोटा फर्म भी एलएलपी में ही कन्वर्ट हो रहा है। नॉर्मल पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे गायब हो जा रहा है। आप लोगों को एलएलपी पढ़ाया जाता है सर। ठीक है, जो लोग पढ़ चुके हैं वो एंजॉय करो, जो नहीं पढ़े वो पढ़ेगा। अच्छा, सेकंड टर्म के लिए 5 years एंड टू पास विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस एज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस के थ्रू से हम इसको फिर से ऑडिटर बना देंगे मेरे कंपनी में। ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि ये सभी बातें कहाँ होता है, मीटिंग करके होता है। और मीटिंग करने से पहले क्या होता है, नोटिस दिया जाता है कि हम नोटिस दे रहे हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे डिस्कशन होगा। ठीक है। बाकी आप और भी धीरे धीरे जो भी चीजें पढ़ते जाओगे, ठीक है, आपको जितना भी चीजें पॉइंट इसके अंदर मिलेगा, ये सभी बातें इस पूरा कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। उसमें से मीटिंग एंड इसके अंदर जो है, ये जो हम लोग जो करेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं सर, उस टॉपिक के अंदर एक्चुअली यही चीजें बोला गया। और अगर आप इसके साथ साथ, मैंने मेरा आपको सिंपल सा एक निवेदन है सर, निवेदन एंड रिक्वेस्ट। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर पढ़ने के साथ साथ साइड बाय साइड घर पे कोई भी कंपनी का ऐसा कोई कंपनी एजीएम नोटिस वगैरह एक्सेट्रा गो थ्रू किया करें। समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा, बट एक चीज काम का होगा सर, जो पढ़ोगे वो रियल लाइफ में देख पाओगे। और आगे जाके जब किसी कंपनी के बिहाफ में काम करने का मौका मिलेगा, तो उस टाइम पे आपको कोई भी चीज नया नहीं लगेगा। ठीक है। अभी भी मेरे को जब भी मौका मिलेगा मैं आपको दिखाता जाऊंगा सर। ठीक है, क्योंकि ये सभी बातें अल्टीमेटली हम लोग पढ़ते रहते हैं चैप्टर्स के। सर ये सब तो देख के कैसे बोर हो रहे हैं सर। सर हो जाओ ना बोर, जिंदगी में बोर होना भी जरूरी होता है। हाँ यार, सीरियसली आजकल लोगों का मैंने तरक्की ना करने का सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हो? मैं एक चीज रियलाइज किया हूँ कि तरक्की क्यों रुक रहा है, क्योंकि हम लोग बोर होना बंद कर दिए। डेवलपमेंट इंसान का इसलिए कम हो रहा है सर पहले से। बोर होते हो बोलो। मोबाइल में मोबाइल में एक फीचर्स होते हैं सर, मोबाइल के अंदर सबके मोबाइल में है, डिजिटल वेलबींग बोल के। ओपन करो, उस डिजिटल वेलबींग के अंदर जाके देखो सारा दिन कितना टाइम मोबाइल चलाए हो। ठीक है। हाँ? होम पेज में चिपका के रखे हो। अब उस पे देखो कि कौन सा एरिया में मैक्सिमम टाइम डिवोट किए हो, कौन से ऐप में। ठीक है। अब देख लो, तो अब तुमको उससे पता चल जाएगा। अच्छा देखो, आजकल सभी काम ऑन मैंने स्क्रीन में ही होता है, हम भी करते हैं सारा दिन। तो अगर ऐसा देखा जाए तो मेरा तो 10 से 12 घंटा स्क्रीन टाइम दिखेगा, है ना। लेकिन मैं उस स्क्रीन टाइम में किस ऐप पे था, क्या कर रहा था, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप देख लो कि आप कौन से ऐप में कितना समय दिए हो, आपको पता लग जाएगा कि आपने कितना इफेक्टिव दिन बिताया। ठीक है।
ये सब चोरी अगर मानो माँ पापा को बोला जा सकता है कि बेटा पढ़ रहा है, हाँ हाँ पढ़ ही रहा हूँ ना। ठीक है, अब माँ पापा तो इतना अगर स्मार्ट निकल जाए तो अच्छा बात है। लेकिन हम लोग के सामने कहाँ बच के जाओगे? मैं तो मोबाइल देखूंगा, चेक करूंगा स्क्रीन टाइम, अभी समझ में आ जाएगा कि कितना पढ़ाई चल रहा है। कुछ नहीं, वो वाला डेटा ओपन करके देखने के दिखाने के लिए बोलूंगा, बाकी तुम्हारा पर्सनल चीजें मैं क्यों देखूं, है ना? सिंपल है। नहीं सर, पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिखाओ तुम्हारा स्क्रीन टाइम, अभी समझ में आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। देखो, चलो सर, कुछ नया पढ़ाओ। हाँ सर, वही। अच्छा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को ये जो टॉपिक है एक्चुअली कहाँ रिलेट करता है, कैसे रिलेट करता है? ए ऑनलाइन वाले, तुम लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। क्या हुआ है? मुझे इतना याद है, मैं वोट वगैरह को बोला था कि कितना तरह का वोट होता है। अच्छा, वोट क्यों होता है, मतलब वोटिंग। अब इसके बारे में मैंने इतना डिस्कस किया था कि सर वोटिंग इसलिए होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। किस पर्पस में होता है? डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए। अब डिसीजन मेकिंग पर्पस इन द सेंस कि बिजनेस में डिफरेंट मैटर में ना रेजोल्यूशन पास किया जाता है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, फिर मैं वोटिंग में आता हूँ, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली जब तक आप मीटिंग्स नहीं समझोगे तो वोटिंग का पर्पस भी नहीं समझोगे। तो मैं थोड़ा मीटिंग में ही बात करूंगा अभी, उसके बाद मैं वोटिंग के ऊपर भी बात करूंगा। एक्चुअली मैं लास्ट दिन वोट स्टार्ट किया था, तो वोट तो मुझे समझाना ही है। एक सेकेंड, क्या हो गया, क्या हो गया? इसको बंद कर। इतना सारा लिखा देख के ना स्टूडेंट्स नॉर्मली घबरा जाता है, वो सोचता है कि इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा। सर एक्चुअली पढ़ना ज्यादा कुछ नहीं पड़ता है, पढ़ना होता है कॉन्सेप्ट। बाकी जो चीज लिखा होता है ना, वो बस किताब का ड्यूटी है आपको लिख के बताए, लॉ का ड्यूटी है लिख के रखे, आपका ड्यूटी है गो थ्रू करना। इसलिए किताब दिन में दिन क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन आप लोग सोचते हो भाई एग्जाम में इतना बड़ा किताब पढ़ के जाना है, एक्चुअल में आपको पढ़ना क्या है? कॉन्सेप्ट पढ़ना है। बाकी जो है वो थोड़ा मोनोटोनस है, बट इट्स नॉट वेरी हार्ड अगर जेन्युइनली देखा जाए तो। हार्ड क्या है? इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको क्रैक करना, भाई क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, पर्पस क्या है, यानी इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर ये ना होता तो क्या होता, ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। कि अगर ये लॉ नहीं लिखा होता तो क्या दिक्कत हो जाता, अगर एजीएम ईजीएम के बारे में कोई लॉ ना होता, अगर एजीएम ही ना होता तो क्या ही उखाड़ लेता, कौन उखाड़ लेता, क्यों उखाड़ लेता? अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ना तो बाकी तो बस प्रोसेस है। चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक एजीएम ईजीएम का एक पॉइंट था ना सर, होना तो चाहिए। मिनट्स आ गया, इस वन तो ऑलमोस्ट खत्म। देखते एजीएम ईजीएम कौन से पॉइंट में बोला है। हाँ मुझे मिला है, यस मिल गया सर। देख मैं बार बार जनरल मीटिंग में बात करता हूँ। जनरल मीटिंग का थोड़ा बेसिक चीज समझते हैं कि हर कंपनी जनरल मीटिंग करता है। जैसे अभी मैं आपको मीटिंग का ही दिखा रहा था, अदानी पावर का। अब इसको मैं फटाफट फटाफट आपको लॉ से कनेक्ट करता हूँ कि इस मीटिंग के बारे में कॉर्पोरेट लॉ, या कॉर्पोरेट लॉ तो लॉ का नाम है, और एक्ट का नाम है सर कंपनीज एक्ट 2013। थैंक यू सर। हमारे देश में इसको हम लोग इस लॉ का क्या नाम जानते हैं, कंपनीज एक्ट 2013। और इसको कंपनीज को क्योंकि कॉर्पोरेट भी कहा जाता है, इसके लोग कॉर्पोरेट लॉ स्टाइल से बोलते हैं। ठीक है, तुम किसी को बोलो कंपनीज एक्ट, अच्छा तुम थोड़ा स्टाइल से कॉर्पोरेट लॉ, अच्छा स्पेशल बात हो गई। मैं देखा हूँ लोगों का इस तरह का बात देखा हूँ स्पेशली। अच्छा,
जनरल मीटिंग, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक टर्म्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू कॉल। अच्छा, ये सब मैं प्रीवियस क्लासेस में बोला है कि मीटिंग बुलाने का क्या नियम कानून है, ठीक है। मीटिंग कॉल करने का, मैंने मीटिंग क्यों बुलाया जाता है, उसका पूरा डिटेल्स वगैरह में डिटेल्स में बातचीत किया। कन्वेन मीटिंग कन्वेन कैसे होता है, कंडक्ट द मीटिंग्स प्रॉपर्ली। लेट अस डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू द मीटिंग गिवन इन कंपनीज एक्ट 13। द एक्ट डिस्क्राइब टू टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग। नॉर्मली इस एक्ट में दो तरह का जनरल मीटिंग के बारे में कहा गया है। कितना तरह का जनरल मीटिंग सर? दो तरह का जनरल मीटिंग। वन मीटिंग इज कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग, अनदर इज कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। थैंक यू सर, अब तुम नोट डाउन कर सकते हो सर, ठीक है, क्योंकि अब मैं प्रोसेस में आ गया। इतना देर से मैं कनेक्ट कर रहा था, उस टाइम पे क्या लिखोगे, ठीक है। हाँ, ऐसे तुम लिख सकते हो कि अदानी पावर से सर पढ़ा रहा था, हमें भी अदानी पावर का डेटा देखना है, कर सकते। तो जनरल मीटिंग में हम लोग सेक्शन 96, अच्छा यहाँ पर सेक्शन याद रखना जरूरी है। थैंक यू। एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में कहाँ बोला है सर? सेक्शन 96। ये जो कंपनी एजीएम करेगा इसके बारे में सेक्शन 96 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया कि कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करना पड़ेगा। मैंने कोई भी बात अगर लॉ कहता है तो उसको किसी पॉइंट करके सेक्शन बना के बोलना पड़ता है कि हम इस सेक्शन में आपको बोल के रखे हैं क्या मीटिंग करो, नहीं करोगे तो वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, और वो उसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ पेनल्टी भी लगा के रखा गया है। सेक्शन 100 एंड रीड विथ रूल 70। अच्छा, सेक्शन 100 तो समझ में आ गया कि सेक्शन 100 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोला है, और साथ में आपको रूल 17 भी बोलना है। सर ये रूल 17 कहाँ से आ गया? सर एक्चुअली यही दिक्कत है हमारे लॉ का कि कुछ नियम एक्ट बनने के टाइम पे आ जाता है। जैसे कि 2013 जब एक्ट बनाया जा रहा था, उस टाइम पे जो नियम आया आया, लेकिन बाद में क्या है ना, 2014 में, 15 में, 16 में, ठीक है, कुछ चीजें ऐड ऑन होता है, तो गवर्नमेंट तब क्या करता है, रूल बोल के उसको चिपकाने लगता है, ठीक है। तो रूल सुन के घबरा मत जाना, ठीक है, ये रूल इस तरह से काम करता है। अच्छा, एजीएम section 96 subsection 1 of the Companies Act 2013 states that every company whether public or private except OPC, OPC माने वन पर्सन कंपनी, माने एक इंसान भी एक कंपनी बना सकता है, पहले नहीं था, ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया 2013 कंपनीज एक्ट में ही ये चीज आया है कि एक इंसान भी एक कंपनी बना सकता है। एक्चुअली कंपनी शब्द का एक इंग्लिश ग्रामर से कनेक्शन, कंपनी शब्द को हम लोग नॉर्मली ऐसे देखते हैं ना कि अरे भाई थोड़ा कंपनी देना भाई, हाँ ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना साथ देना, ठीक है। तो एक्चुअली कंपनी चलाने का कॉन्सेप्ट भी उसी कॉन्सेप्ट से डेवलप हुआ है, और हम लोग बाद में बिजनेस में भी इंग्लिश लोग इसको कंपनी शब्द ही दिया है, दे आर कनेक्टेड। तो एक कंपनी का मतलब है साथ देना, दूसरा कंपनी का मतलब है बड़ा लेवल में बिजनेस को साथ मिल के चलाना। तो पहले जो बिजनेस चलता था इसका हमेशा कॉन्सेप्ट आज भी चलता है, जैसे कि हम लोग हमेशा सुने हैं कि प्राइवेट कंपनी होता है और एक पब्लिक कंपनी होता है। तो प्राइवेट के केस में मिनिमम दो साथी चाहिए, है ना, मैक्सिमम 200 तक साथी हो सकता है। पब्लिक के केस में मिनिमम 7 साथी चाहिए, है ना, सॉरी, प्राइवेट में दो मिनिमम और इसमें मिनिमम 7, और मैक्सिमम अनलिमिटेड साथी हो सकता है ना। तो ये जो पब्लिक प्राइवेट कंपनी बनाने का कॉन्सेप्ट में ऑलवेज देयर इज अ कंपेनियनशिप, है ना, अकेला अकेला तो कोई नहीं कर रहा है ना, ऑलवेज देयर इज अ दो केला, तीन केला, चार केला, या फिर बहुत लोग मिलके, ठीक है, ये अकेला को कनेक्ट करके बोला देखो। लेकिन 1% कंपनी ये 2013 एक्ट में आया है, इसके बारे में ना बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट में डिटेल्स में हम लोग चर्चा करते हैं, एकदम बेसिक से, यहाँ पर हम लोग कंपनीज लॉ का एकदम बेस्ट चीज पढ़ते हैं, वहां पर ओपीसी क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, ये सब बातचीत करते हैं, या फिर फाउंडेशन लेवल की क्लास में भी इसके बारे में डिस्कशन होता है काफी डिटेल्स में, जो भी हो। लेकिन ये एक बहुत अच्छा बात है सर, ओपीसी बनने के बाद अभी तक उसका बूस्ट बहुत मिला है ये नहीं बोलूंगा, बट हाँ धीरे धीरे इसका बूस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आजकल का ना जो यूथ है, इनको ना बिजनेस बनाने में, कंपनी बनाने में रुचि ये लोग रख रहा है, जो रुचि पहले नहीं था। पहले तो किसी को भी पूछो क्या करेगा भाई, सरकारी नौकरी करना है। लेकिन एक चीज हुआ है कि वो माइंडसेट अब चेंज हुआ है, मैंने एटलीस्ट लास्ट 7-8 सालों में, कुछ हो ना हो, बहुत सारे लोगों के दिमाग में इतना तो आ गया है कि सरकारी नौकरी तो नहीं करना है,
ऐसे भी लोग मुझे देखने को मिलता है। क्यों? ड्यू टू गवर्नमेंट जॉब का जो कल्चर पुराने लोग डेवलप किया है। भले ही वहां पर तुमको सिक्योर नौकरी बने सैलरी मिले, बट एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ लोग सरकारी नौकरी में जाना नहीं चाहेगा। सर, अगर आप मुझे पूछोगे कि अगर गवर्नमेंट नौकरी मिल जाता तो क्या करता, ऐसे मुझे मिला था स्कूल में नौकरी, ठीक है, 2012 में मुझे भी मिला था, मैम को भी मिला था, स्कूल टीचर का job। तो हम लोग दोनों ही एक साथ दोनों के माँ पापा पूछ रहे थे क्या करना है, हमने नहीं करना है। तो इस बारे में मेरे और मैम का बहुत मिलता जुलता है कि थोड़ा ओन टर्म्स एंड कंडीशंस में चले, भले ही थोड़ा तकलीफ वो झेल लेंगे। और ये जो गवर्नमेंट लेवल का जो तौर तरीका है, ये तो बहुत ही बैकडेटेड है। इस बैकडेटेड कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग कितना अडेप्ट कर पाएंगे, देयर इज अ बिग पॉइंट। तो हम लोगों ने, मैंने मेंटली एकदम, हाँ एक चीज मन में ऐसा नहीं है कि ये नहीं बोल रहा था कि सिक्योर लाइफ है, और माँ पापा बोल रहा था कि नेटिव के आसपास ही होगा तो घर में ही रहोगे, ज्यादा परेशानी नहीं है, दैट्स ट्रू। बहुत ही हैप्पी होता चीज है। सैलरी लिमिटेड है ठीक है, बट खर्चा भी तो कम है ना। तो इट्स अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। मैंने कोई स्ट्रगल नहीं उतना, एकदम चुपचाप लेड बैक लाइफ, अपने मर्जी से रहो, कोई इशू नहीं है। बस एक चीज है कि सिस्टम जो है वहाँ का, उस कल्चर के साथ अडेप्टेबल हो जाओ, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। बट हम लोग दोनों एक साथ बार बार नहीं नहीं नहीं, माँ बाबा फोर्स कर रहे हैं, बोले कि अगर पैसा भी लगेगा देंगे। एक्चुअली हमारे वेस्ट बंगाल में जो सिचुएशंस है ना सर, बाकी स्टेट का मैं बोलूंगा नहीं, हर स्टेट में है, बट पश्चिम बंगाल का जो करंट सिचुएशंस हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि ट्राइब के केस में कितना जॉब लोगों का गया है, ये हाई कोर्ट का केस। तो हम लोगों को तो ओपन बेसिकली एकदम दलाल के मार्फत पूरा खबर आ गया था कि कितना भी नंबर लेके पास करो, फर्क नहीं पड़ता, जो इतना पैसा देगा उनका जॉब पक्का है। और ये लोग डायरेक्टली हम लोगों से कनेक्ट नहीं किया, एकदम कहाँ से खबर लगा के एकदम डायरेक्टली मैंने पेरेंट्स को ही कनेक्ट कर लेता है। कैसे कनेक्ट करता है, कैसे करता है वो उनको पता, चैनल बना लेता है, बट दे डू दैट। तो उस दिन हमें समझ में आ गया था कि अगर इस लेवल में ऐसा हो सकता है तो आगे बहुत कुछ हो सकता है, जो भी हो। पॉइंट यही है कि आजकल ये सेटअप चेंज हुआ है पहले से ज्यादा। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत बड़ा तबका का लोग चेंज हुआ है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत लोग चेंज हो गया, नहीं सर ऐसा भी नहीं है। आज भी सरकारी नौकरी घर पे मिल जाए भाई, इसी जिंदगी बन गया। लेकिन एक सर्टेन सेगमेंट सब लोग मैं देख पा रहा हूँ या कनेक्ट कर पा रहा हूँ, दे डोंट लाइक। एटलीस्ट जब तक गवर्नमेंट जॉब इस लेवल पे चलेगा, मैंने जो जो एनवायरनमेंट बना के चल रहा है। अच्छा। तो 1% कंपनी इसमें एक बहुत बड़ा बूस्ट लाया है, और आई थिंक आगे जाके होगा। इंडिया एक एंटरप्रेन्योर हब बनेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बस देखना ही है कि एजुकेशनल डेवलपमेंट और लीडरशिप कैपेसिटी को कैसे चेंज होता है। हो रहा है, काफी चीजें चेंज हो रहा है। आप लोगों को सुन के अच्छा लगेगा, इंडिया रिसेंटली एक अनदर चीज अचीव किया है। इंडिया तो वर्ल्ड का ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ही। अ, अभी हम लोग इंडिया का वर्ल्ड का 3rd सुपर पावर बन चुके हैं। वर्ल्ड का 3rd सुपर पावर, हमारे आगे आई थिंक अमेरिका और चीन ही है, मैंने पावर में इससे पहले एक्चुअली जापान था, हम लोग जापान को क्रॉस कर गए। तो इट्स नॉट अ जोक सर। गरीब देश है हम लोग, है ना, भूखा मरते हैं, फिर भी पावरफुल बन रहे हैं। यही तो वेस्टर्न नेशन तो यही चाह रहा था कि हम गरीब रहे। बस ये जो देश का जो अंतरात्मा जाग रहा है ना, यही मेन चीज है, ये आत्मा जाग जाए बस, धीरे धीरे तो सीरियसली सुपर पावर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज है, इंडिया और अमेरिका या बाकी देशों के साथ एक डिफरेंस है इंडिया का। इंडिया ना कभी भी अपना ताकत दिखा के ना दूसरे देश पे राज करेगा, ऐसा मेंटेलिटी इंडिया कभी नहीं रखता था। बट आज के डेट में ये मेंटेलिटी कहीं ना कहीं अगर तुम अपने अंदर नहीं लाओगे तो तुमको लोग जीने नहीं देगा। इसलिए जो जगह मिले हड़प लो भाई, क्योंकि कल तुम्हारा जगह ही तुम्हारा नहीं रहेगा। यही जो प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम इंडिया के लिए चिंता है, क्योंकि इंडिया कभी नहीं चाहता था कि जबरदस्ती मतलब दम दिखा के, पावर दिखा के। बट आई थिंक इस पॉइंट पे कुछ जोर का सोचना चाहिए।
मतलब चाहते तो मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि क्यों क्यों फालतू का किसी और का जगह कब्जा करे। सब अपने अपने रहे ना। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तो वो तुमको नहीं छोड़ेगा। एक्चुअली इंडिया 1965 में चाइना से जो हारा था ना, उस हारने का यही रीजन था कि एक्चुअली सबको लगा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, इंडिया का इंडिपेंडेंस हो गया, दुनिया और वार नहीं चाहता है। इवन ऐसा वर्ल्ड वाइड बहुत ट्रीटी भी साइन हुआ है। जैसे जापान के साथ एक ट्रीटी साइन हुआ है कि कोई भी कंट्री जापान को अटैक नहीं कर सकता। इसलिए जापान अपना एक भी पैसा डिफेंस के पीछे प्रॉपरली खर्चा नहीं करता था स्टार्टिंग। तो ऐसे बहुत सारा परसेप्शन धीरे धीरे चेंज हो गया, और इसी का फायदा लेके चाइना तिब्बत को अटैक किया, उसके बाद इंडिया को अटैक किया। तो ये सब सोच, आई थिंक ये अच्छा सोचने वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत गंदा सोच है। तुम अच्छा सोचोगे, हालत है। तिब्बत को देखो, ऐसे तिब्बत तो कोई मिलिट्री फोर्स वाला कंट्री था नहीं, उसका तो हालत छोड़ ही दो। इंडिया सोचा था कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, चाइना तो हमारा ऐसे भी पड़ोसी नहीं है। लेकिन उसको क्या पता कि तिब्बत हड़प के वो हमारा पड़ोसी बन जाएगा। बहुत डेंजरस है। इंडिया को इकोनॉमिकली डेवलप होना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग सुनने में नंबर में आए हैं, बट चाइना हमसे बहुत आगे है। बहुत लंबा डिफरेंस है। पर ये सब बिजनेस का बूस्ट, इकोनॉमी का बूस्ट, लॉ जितना तगड़ा होगा, धीरे धीरे इकोनॉमी को बूस्ट मिल ही जाएगा। अब देखते देखते देखो ना, देखते देखते हम लोग का ट्रेन कहाँ आ गया। ये वन ऑफ द बिग एग्जाम्पल है, हम लोग का ट्रेन का लेवल किस तरह से डेवलप होने लगा है। पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे देश में भी ऐसा ट्रेन बन सकता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा आगाज तो दे रहा है ना, मैंने एक इंट्रो तो दे रहा है कि भाई अगर ट्रेन लेवल में ऐसे हो सकते हैं, आर्मी में ऐसे हो सकते हैं, तो आगे बहुत कुछ हो सकता है। मैं तो ऑलवेज पॉजिटिव बनता हूँ, नेगेटिव में सोचता नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव दिखे भी मैं बोलूंगा नहीं नहीं सब पॉजिटिव है। भले ही आप मेरे को क्रिटिसाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 1% कंपनी शैल होल्ड एन एजीएम एवरी, अच्छा एक्सेप्ट 1% कंपनी छोड़ के बाकी सबको क्या है, एजीएम करना पड़ेगा एवरी ईयर, एंड दैट गैप बिटवीन टू एजीएम शैल नॉट बी मोर देन 15 months। दो एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो डाल में कुछ काला है। कंपनी क्यों नहीं कर रहा है एजीएम, जैसे बाइजूस ने नहीं किया था, इस बार रिसेंट केस है। अब बाइजू ऐसे प्राइवेट कंपनी है, तो पब्लिक का पैसा तो लेके नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े फॉरेन शेयर होल्डर्स है बाइजूस का। एफआईआई के थ्रू से पैसा मिला है। ये भी भारत का लॉ का ही पर्पस है कि लॉ ने फॉरेन पैसा को प्राइवेट कंपनी में डालने का मौका दिया है। बाइजूस ने, बाइजूस तो जानते हैं ना सर, एडुटेक कंपनी है। एक जमाने में एकदम बहुत सुंदर सा ऐप बनाया सर उसने, उसका जो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन सिस्टम था, मैं भी कभी कभी देखता था, बड़ा अच्छा लगता था। ठीक है, जैसे मैंने ह्यूमन बॉडी पढ़ा रहा है तो पूरा ह्यूमन बॉडी को एकदम 3D फॉर्मेट में दिखा के, ठीक है, मैंने जो बंदा कुछ नहीं समझेगा वो पूरा एकदम उसको विजुअलाइज कर सकता था। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है उसका, मैंने कम से कम बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। लेकिन पता नहीं क्या गया पैसा वगैरह को। रिसेंटली उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि डेलॉयट उसका ऑडिटर था, वो रिजाइन कर दिया। उसके बाद भी एक ऑडिटर आया था, वो भी रिजाइन मार दिया। कुछ पैसा का इधर उधर हिसाब किताब में गड़बड़ है, कुछ पैसा का मिसयूज किया है, मिसस्टेटमेंट्स किया है, जो समझ में नहीं आ रहा है। मार्केट में 15, आई थिंक 15,000 करोड़ का उसका ड्यू है। 15,000 करोड़ का। तो 158 करोड़ उसका बीसीसीआई का ड्यू है। बीसीसीआई मैंने बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, वो बाइजू मेन मेन स्पॉन्सर बना था इंडियन क्रिकेट जर्सी का। तो उसका भी ड्यू बाकी है। तो बार बार सुप्रीम कोर्ट को बाइजू बोल रहे कि मेरा 158 करोड़ का जो बीसीसीआई का बाकी है वो हमें थोड़ा सा सेटल कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो करंट हेड है ना, चंद्रचूड़ जी, ये केस अभी चल रहा है एक्चुअली। जैसे जो भी बड़े बड़े केसेस है उसमें से ये बाइजू वाला केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो ये बोल रहे, चंद्रचूड़ जी बोल रहे कि आपका 15,000 करोड़ मार्केट में ड्यू है, आप बस बीसीसीआई के ड्यू के पीछे ही क्यों पड़े, क्या रीजन क्या है, पूछ रहे हैं उनको। बोले भाई आपका इतना ड्यू है, आप बस बीसीसीआई का 158 करोड़ अगर पे कर भी दोगे, बाकी कहाँ से दोगे वो बताओ। उसके लिए आपका क्या प्लान है। क्या सिर्फ बीसीसीआई का पैसा ही पैसा है, और बाकी शेयर होल्डर्स का पैसा या बाकी जो लोन का पैसा, वो पैसा पैसा नहीं है। ये चंद्रचूड़ जी का उन लोगों को क्वेश्चन है, मैंने जज सुप्रीम कोर्ट जजेस का।
तो अभी तक बायजूस का क्या रिपोर्ट है, उसमें क्या रिपोर्ट में बोला रिटर्न में, मैंने पढ़ा नहीं अभी तक, पढ़ूंगा तो आगे बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन मेरा कहने का मतलब है ये जो बायजूस में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है ये एक्चुअली एजीएम के थ्रू से ही पता चला था। कंपनी एजीएम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जब दाल में काला होता है, जब हमें शेयर होल्डर्स को कुछ बताने लायक हालत नहीं होता है, या फिर मैं शेयर होल्डर्स को ऑनेस्टी के साथ रिप्लाई नहीं कर सकता, तभी मैं डिले करता रहूंगा। समझ में आ गया सर एक एजीएम क्या चीज है? शायद कभी कभी ये सब कहानी बोलते बोलते मैं थोड़ा डिले हो जाता हूँ पढ़ाते में, लेकिन मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर, अगर आप लोग मेरे को इस तरह का लॉ जैसे चीजों को अगर इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देने का, इस तरह का मेरे को एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करते हो तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा होगा। बस एक चीज करना, अगर कोई पॉइंट में क्लास में पढ़ाते पढ़ाते डिटेल्स में नहीं पढ़ा पाए तो कम से कम घर में पढ़ा करो और मेरे को बाद में पूछा करो। नहीं तो मेरे को क्या है ना, बहुत सिंपल है, मैं इतना ज्यादा एग्जांपल्स में ना जाके सीधा पॉइंट रीड करूंगा, दो चार सिंपल भाषा में जवाब दूंगा और जल्दी जल्दी हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से जल्दी तो होगा बट वो चीज काम का नहीं है। पढ़ते ही जाओगे लेकिन दिमाग पे स्टोर नहीं कर पाओगे। पढ़ते जाओगे, नहीं मेरा हो गया, अपने आप को बोल दोगे हो गया, बट वो कितना हुआ है क्यों हुआ है उसमें आप लोग हमेशा एक कंफ्यूजन में रहते हो। The company shall specify the meeting as such, that is AGM, in the notice calling it। अच्छा कौन सा मीटिंग बुला रहे हो? स्पेसिफाई, एजीएम बुला रहे हो कि ईजीएम बुला रहे हो? एजीएम बुलाने का पर्पस तो एकदम कॉमन है सर, बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस करना है, स्पेशल बिजनेस डिस्कस करना है। लेकिन कभी कभी कंपनी का क्या सिचुएशंस होता है कि अगर कोई बात वो एजीएम में डिस्कस नहीं कर पाते, और क्योंकि एजीएम बुलाने के लिए फिर से एक साल वेट करना पड़ेगा, तो बीच में अगर कोई बात करना पड़े तो ईजीएम बुला लेते हैं। अदरवाइज ईजीएम का कोई जरूरत नहीं होता है। लेकिन कोई इंपॉर्टेंट बात तो बीच में हो ही जाता है तो ईजीएम बुलाना इज नॉट अ बिग डील। तो फिर उस, लेकिन एजीएम तो एजीएम ही हो गए, एजीएम का तो कोई दूसरा नाम नहीं दे सकते। तो इसलिए अगर कोई बात एजीएम में हो गया है लेकिन उसके बाद कंपनी को फिर से कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग शेयर होल्डर के साथ करना है, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के थ्रू से उस मीटिंग को बुलाते हैं। दैट इज द मेन पर्पस। आगे लॉ में यही बात लिख के रखता है सर। आप लोग बस कॉन्सेप्ट को समझ के थोड़ा कष्ट करिएगा रीडिंग करके। चलो, एनुअल जनरल मीटिंग should be held once every year. First AGM meeting of company should be held within 9 months from the closing of the first financial year। अगर आप नया नया कंपनी हो, अगर आप नया नया कंपनी हो तो आपका एजीएम कंपनी खोलने का, सॉरी कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च हर कंपनी का ईयर होता है। हमारे देश का जो फाइनेंशियल ईयर है वो वही है सर। हम लोग के लिए न्यू ईयर होता है 1 अप्रैल और ईयर एंड होता है 31 मार्च। हाँ, डेली लाइफ के लिए अलग बात है, उसमें हम लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, बट बिजनेस के एंगल से 1 अप्रैल इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर, इन एवरी ईयर दिस इज आवर न्यू ईयर। इवन 1 अप्रैल को बैंक वगैरह बंद भी रहता है, छुट्टी रहता है, फिर 2 अप्रैल से सब कुछ खुलता है। अब मानो कि आपका कंपनी अभी स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को और 31 मार्च खत्म हो गया, तो कहता है कि द फर्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। माने 31 मार्च को अगर कंप्लीट होता है फर्स्ट ईयर, उसके बाद अपकमिंग 9 मंथ्स के अंदर आपको मीटिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। अब आप मार्च से 9 मंथ्स काउंट कर लो, दिसंबर 31, हाँ सर, अप्रैल 1 से नहीं 31, हाँ 1 अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ दिसंबर 31 के अंदर आपको मीटिंग कर लेना चाहिए। समझे? ये पहला कंपनी का है, जो कंपनी अभी जस्ट लैंड हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं, मैंने कंपनी का पहला पहला याद है सर, ठीक है। जैसे शादी का पहला पहला साल होता है ना स्पेशल टाइप का, वैसा ही ये भी कंपनी का शादी का पहला पहला यार जैसा। अच्छा, hence it shall not be necessary for the company to hold any AGM any year on its incorporations। That means जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट होते हैं, इनकॉर्पोरेट माने कंपनी बनना, दैट इज 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च एक इनकॉर्पोरेटेड ईयर है। अब ये पूरा साल बीत गया, इस साल के अंदर कोई मीटिंग नहीं होगा, नेक्स्ट ही तो होगा ना। Subsequent AGM meeting of the company should be held within 6 months from the closing of the financial year। Subsequent माने एक बार आप
नया जोड़ा से पुराना जोड़ा बन जाते हो। नया जोड़ा से पुराना जोड़ा माने नया कंपनी से पुराना कंपनी बन जाते हो। 1 साल का साइकिल हो गया खत्म। अब आपको आना पड़ेगा। जैसे पुराने जमाने में सिस्टम था ना, मानो नया नया घर पे बहू आए हैं, ठीक है, पुराने दिन का मूवीज में देखते हैं सर, ठीक है, तो बहू रानी को फर्स्ट ईयर जो है ना, वो बेटे के साथ हनीमून में भेजता है। फिर उसको कोई भी घर के काम में उतना ज्यादा ये नहीं करता। जैसे ही 1 साल हो जाता है, अब सासू माँ अपने रूप दिखाने लगता है, ठीक है। शादियों की 1 साल हो गया, मेरे सासू माँ तो मेरे को जिस दिन आया नेक्स्ट दिन से बर्तन पकड़ा दिया, तुम लोगों का एकदम फैशन है, अभी तक बर्तन नहीं धोया, कपड़ा नहीं धोया। हाँ, 1 साल बहुत होते हैं, ये मेरा बेटा ही तुमको बिगाड़ के रखा है। जो भी पॉइंट टू बी नोटेड सर। सब्सिक्वेंट ये सास बहू का कहानी नहीं है, बट जस्ट ट्राई टू कनेक्ट दिस, और कुछ नहीं। नहीं तो बोलेगा स्टार प्लस चल रहा है। स्टार प्लस में ऐसे ही होता था ना, सास बहू का कहानी। ऐसे कुछ ऐसे सीरियल के नाम भी था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, हर घर में, हाँ, शाम होते ही, हाँ, स्टार प्लस में शामिल हो जाता, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ऐसा करके, ठीक है। सुन सुन के ना कान पक जाता था मेरा। और मेरा जो लड़की दोस्त लोग था हम लोगों का, वो वही सास बहू कहानी ट्यूशन पे चर्चा करता था, ठीक है। तो मैं एक दिन बोला कि भाई तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। हाँ, तो ऐसे मेरा थोड़ा सा ना, ऐसे मैं सबसे थोड़ा सा मस्ती मजाक करता था, ए तू बुझ भी ना करके, हाँ, ठीक है, क्या बुझ भी ना, बोलना बोलना। फिर बोलते अरे वो ये था, ये फिर तुलसी का कोई बात करता है, वो तुलसी मैंने आई थिंक उसी कहानी का है क्या, आई डोंट नो, वो जिसमें करेंटली मिनिस्टर स्मृति ईरानी जिसमें काम करते थे, उसका भी अलग कुछ होगा, जो भी हो। तो ये लोग ये सब चीजों के लेके बात करते थे। तो मैं वही सोचता था कि भाई क्या बात कर रहा है। बाद में पता चलता था सीरियल का, हट रे, मेरे को ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीरियल कोई ओरिजिनल होता तो फिर भी सुन लेते हैं, किसी का घर का कहानी सुन लेते हैं। ये तो सीरियल वाले हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। Subsequent AGM of the company should be held within 6 months from the closing of the financial year close होगा, पुराने हो गए आप, ठीक है, तभी जाके ये लागू होगा सर, ठीक है। नया जोड़ा के लिए नहीं, पुराने जोड़ा के लिए ये याद रखने के लिए। 6 महीने, 6 महीने मैंने 31 मार्च, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। 9 मंथ्स के अंदर फर्स्ट एजीएम हो गया। अब नेक्स्ट जो ईयर आपका चालू हुआ, उस ईयर के एंड के बाद 6 महीने, मतलब 30 सितंबर, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर दिमाग में रखिएगा, द गैप बिटवीन टू एजीएम मीटिंग शुड नॉट एक्सीड 15 महीना। दो एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप आप 15 मंथ्स का ही रख सकते हो, इससे ज्यादा रखना अलाउड नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड। एक सेकेंड सर, एक second। चलो, अच्छा, एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ एजीएम, extension of validity of AGM. In case it is not possible for a company to hold an AGM meeting within the prescribed time, the registrar माने ROC, ठीक है, the registrar may for any special reason extend them। नॉर्मली एक्चुअली हर बात का जवाब देना पड़ता है एमसीए में। हमारे देश में रजिस्टर होते हैं सर, जो एमसीए के थ्रू से, ये देखो आरओसी देख पा रहे हैं सर, ठीक है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज होते हैं। आजकल सारे काम ऑनलाइन ही हो जाता है। हर स्टेट में एक आरओसी होता है। जैसे कोलकाता में वेस्ट बंगाल का एकमात्र आरओसी है। बाकी इंडिया में दो तीन ऐसे स्टेट है जहाँ पर आपको दो दो आरओसी मिलता है। एक महाराष्ट्र में है और दूसरा तमिलनाडु में है। और एक आई थिंक केरला में दो है, आई थिंक, हाँ, एर्नाकुलम, कोची, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि ये जो आरओसी होते हैं ना, ये बेसिकली हर स्टेट में कहाँ कितना कंपनी रजिस्टर है, उनका सारा ख्याल, खोज खबर सब इन्हीं के पास होते हैं। इन्हीं के डेटाबेस से सारा चीज पता चलता है। तो इसलिए रजिस्टर का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले है। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि इनकेस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए कंपनी टू होल्ड एन एजीएम मीटिंग विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, द रजिस्टर में फॉर एनी स्पेशल रीजन एक्सटेंड द टाइम विद इन विच एनी जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड। सच एक्सटेंशन कैन बी फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3। ये जो एक्सटेंशन वो देगा वो 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता।
no such extension of time can be granted by the register for the holding of the first AGM. No such extension of time can be granted by the registrar for the holding of the first AGM. माने ये जो 3 महीने का एक्सटेंशन है ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंड एजीएम के केस में मिल सकता है, माने पुराने जोड़े को नहीं मिलता है, सॉरी नया जोड़ा को नहीं मिलेगा, पुराने जोड़े को मिलेगा। कितना आप लोग कनेक्ट कर लिए, पुराना नया बोला है सब सामने, नया जोड़ा को मैं गलत बोल रहा था लेकिन पुराना नया आप लोग बोल दिए। तो नया जोड़ा को नहीं मिलेगा, क्यों? नया जोड़ा के लिए तो ऑलरेडी 9 मंथ्स दिया हुआ है ना, तो और कितना चाहिए? ऑलरेडी तो नया जोड़ा को 9 मंथ्स दे के रखा है, पुराना जोड़ा के लिए 6 महीने का टाइम पीरियड है, तो उनके लिए एक्स्ट्रा 3 महीने का कंडीशन एक्सटेंशन कर सकता है। अब भी ग्रोसर्स प्राइवेट, अब भी नहीं इसको बोलते हैं ऐसे क्यों देता है, ए बी है, ए बी, ठीक है ठीक है, लेकिन ऐसे पढ़ने से मेरे को वो हम लोग लड़का लोग बोलते हैं ना अब बे सुन करके, ठीक है ठीक है। बचपन में पापा मेरे को ना बहुत मारता था, तो अगर मैं किसी को से सुन लिया तो दोस्तों के बीच में तो बोल ही देता था, बट अगर किसी को अब बे सुन, बहुत मार पड़ता था। क्या बोला बे, सब ये नहीं बोलते हैं, समझ बोलते ना, लड़का लोग ज्यादा बोलते हैं अब बे यार ऐसे करके, अलाउड नहीं था मेरे फैमिली से बात करना। अब बे ग्रोसर्स प्राइवेट लिमिटेड क्लोज इट्स फाइनेंशियल ईयर ऑन 31 मार्च 2022। When should it hold in AGM? कब AGM करेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22? फर्स्ट है क्या इसका, नया जोड़ा है कि पुराना जोड़ा है, कैसे पता चला? न्यू लिखा नहीं, न्यू लिखा नहीं है तो पुराना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन बताइए इसको लिखना कैसे। जब भी आंसर करोगे उसका एक तरीका होता है, तो पहले सेक्शन मेंशन करो कि कहां पर ये टॉपिक के बारे में लॉ ने लिख के रखा है। इट्स अ वेरी सिंपल साइंटिफिक मेथड। इसके पीछे कोई ऐसा मत पूछना सर ऐसा ही अगर ना लिख के कुछ और करके लिखे तो क्या होगा। अरे भाई कैसे भी लिखो लेकिन कुछ तरीका पर भी तो होता है। जैसे मानो तुमको बोल रहे कि एबी ग्रोसर्स प्राइवेट लिमिटेड क्लोज्ड इस फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को, व्हेन शुड इट होल्ड इट्स एजीएम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब पॉइंट इज दैट कि अब इसको लिखने के लिए आपको तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये कौन से सेक्शंस को मेंशन करके इसका जवाब देना है। तो सीधा सीधा इसका जवाब सिंपल है, 96 सबसेक्शन 1 के अंदर है, that is AB Grocers Private Limited should hold its ऑनलाइन मीटिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 लेटेस्ट बाय 30th सितंबर, क्योंकि ये नया जोड़ा नहीं है एज पर आवर कॉन्सेप्ट, नया जोड़ा नहीं है पुराना जोड़ा है, तो पुराना जोड़ा को 6 मंथ्स के अंदर कर लेना चाहिए। तो 6 मंथ्स का डेट आप लोग ऑलरेडी मुझे बोल चुके हो 30 सितंबर 2022, अनलेस एन एक्सटेंशन इज ग्रांटेड बाय द जुरिसडिक्शनल रजिस्टर ऑफ कंपनीज फॉर एनी स्पेशल रीजंस। अभी मैं आपको इंडियन मैप भी दिखाया जहां पर पूरा रजिस्टर ऑफिस का डिटेल्स है। आप भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट में जाके भारत में कौन से स्टेट में कितना रजिस्टर्ड ऑफिस है और कहाँ उसका एड्रेस है इसको गो थ्रू कर सकते हो फॉर योर जनरल नॉलेज पर्पस फॉर द फाइनेंशियल एजुकेशन, ठीक है। से एग्जाम में नहीं पूछते हैं कि कोलकाता में कहाँ आरओसी है उसका ऑफिस का नाम बताओ, दे डोंट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन टू यू, बट कॉमन सेंस अगर आप बिल्डअप नहीं करोगे तो ये प्रोफेशनल ये सब चीज एक्चुअली कोई कोई क्या करते हैं ना, पहले पढ़ते हैं उसके बाद इंटरव्यू का प्रिपरेशन करने जाते हैं। मेरा सिस्टम में से नहीं है, मैं मानता हूँ कि भाई पढ़ाई के अंदर ये सारा चीज ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होता है, पढ़ते पढ़ते ही सारा चीज कर लेना चाहिए। अलग से इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या होता है, तो फिर कैसे पढ़ाई हो रहा था। मैंने मानो एक्चुअली ये चीज मेरे को कहां से समझ में आया कि एक्चुअली मैं हर जैसे पढ़ाई को पढ़ाई के एंगल से देखो तो समझ में नहीं आता है या कम आता है। इसको समझने के लिए एक्चुअली मैं पढ़ाई के साथ साथ बचपन में थोड़ा खेल कूद भी करता था, जो आजकल मेरे को खुद ही देख के आईने में सामने मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं कभी खेलता था वो। एक्चुअली मैं प्रोफेशनली खेलता था, नहीं नहीं मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्रिकेट खेलता था, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल तक गया था। तो वहां पर क्या था कि जब कोच कुछ सिखाता था, मानो मैं उसमें सीख रहा हूँ और फिर बाद में मानो कोई मैच या टूर्नामेंट होगा, तो टूर्नामेंट खेलने से पहले क्या फिर से कोई एक बार कोचिंग होगा क्या, कि मैंने इतना दिन से जो कोचिंग हुआ है वो अलग चीज है और टूर्नामेंट से पहले का अलग कोचिंग होता है क्या, तो फिर इतना दिन का जो ट्रेनिंग था उसका क्या मतलब था। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन दिमाग में हमेशा स्ट्राइक करता है कि आजकल मैं जो चोचला देखता हूँ लोगों का, पहले पढ़ाई कर लिया उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन करने जा रहा है, तो फिर इतना दिन क्या कर रहे थे।
या तुम्हारा इंटरव्यू तुम्हारे सब्जेक्ट या तुम्हारा जो करियर का नॉर्मल पर्पस है उससे बाहर है क्या? तो फिर पढ़ाई करने के टाइम पे क्या तुमको वो सब नहीं सिखाया गया, या फिर नहीं सिखाया गया, तुमने नहीं सीखा? देयर इज अ क्वेश्चन, आई डोंट नो, मैं किसी इंस्टीट्यूट के बारे में नेगेटिव तो नहीं बोल सकता, लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन ना, कि ये तो मेरा पढ़ाई का पार्ट है। और यही चीज तो मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि जो पढ़ रहे हो उसका एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए चलो। और ये चीज मैं स्पोर्ट्स से सीखा, और वही चीज मैं आप लोगों को बोलता हूँ, वो अलग से कुछ नहीं होता है। जो सिखा रहे हैं कोचिंग, हम लोग को नेट प्रैक्टिस होता है क्रिकेट में नॉर्मली। पहले ही तुमको मैच में नहीं डाल देता है, पहले तुमको नेट के अंदर डाल देता है। फिर नेट में अलग अलग बॉलर बॉलिंग करता है, फिर उसको जाके बाद में एक दिन मैच होता है। फिर मैच में अगर तुम थोड़ा धीरे धीरे अच्छे खेलने लगते हो, फिर जाके तुम्हारा प्रमोशन होता है, फिर सिलेक्शन में नाम आता है, ऐसा करके। लेकिन वो मैच से पहले कुछ स्पेशल कुछ नहीं होता कि भाई आज कल मैच है तो उसके लिए स्पेशल कुछ होगा। तो सिंपल बात है ना, हर दिन ऐसे ही समझना चाहिए कि हर दिन मैच है मेरा पढ़ाई के टाइम पे। ऐसा क्यों नहीं सोचता हूँ? एक्चुअली पढ़ाई को लेके ना लोगों को दिमाग में भूसा भराया गया है, और लोग इस चीज को इतना हाइप क्रिएट करके रखा है, और कुछ इंस्टीट्यूशनल एक कल्चर बना है कि इतना पैसा खर्चा कराओ कि माँ बाबा का पूरा जमा हुआ जो जितना पैसा है उसका 50% से ज्यादा पैसा पढ़ाई में ही खर्चा पड़ा है, स्पेशली मिडिल क्लास का। ये हमारे देश का एक कभी कल्चर बन गया है। लेकिन एजुकेशन इतना लग्जरी है, मुझे नहीं लगता, एक्सेप्ट फ्यू कोर्स छोड़ के। लेकिन वो तो मिडिल क्लास लोग पढ़ा भी नहीं सकता अगर उनको कोई, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिला तो। जैसे कि कोई अगर चाहता है अपना बच्चा को पायलट बनाएगा, बहुत कॉस्टली आता है ना। तो ऐसे वेरी फ्यू, जैसे कोई चाहता है कि मैं एरोनॉटिकल साइंस पढ़ूंगा, ठीक है, तो ऐसे ऐसे पढ़ाई में खर्चा आता है, और वो नॉर्मल फैमिली तो मैंने नहीं कर सकता अगर उनको कोई स्पेशल स्कॉलरशिप ना मिला तो। लेकिन बाकी ये सब जो नॉर्मल पढ़ाई है इसके पीछे लोग, अब मैं देखता हूँ गांव के फैमिली से आप बिलोंग करता है, फैमिली का कुल मिला के 10 लाख होगा, ठीक है, अपने पास, बच्चे के पढ़ाई के पीछे 6-7 लाख तो शॉर्ट लेके कॉलेज को ही दे देता है। ये देख के ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैंने एक्चुअली मन में, कि भाई तुम्हारे फैमिली का नेट वर्थ है 10 लाख, और तुम 7 लाख टका शॉर्ट लेग में उस कांच की बिल्डिंग को दे रहे हो जो तुमको एंड ऑफ द डे 15,000 का भी एक प्रॉपर सैलरी वाला जॉब नहीं दे सकता। और बच्चा भी क्या करेगा, उसको तो पता है उसके फैमिली का क्या सिचुएशन है, वो बीपीओ में पड़ा रहता है, जा भी नहीं सकता। कम से कम वो जो 15-20 हजार करके मिलेगा, वो जो पैसा खर्चा हुआ है, जो लोन लिया था, कुछ तो मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली कब तक? और ऐसा करते करते ये सब जो आजकल सुसाइड केस बढ़ रहे हैं ना, यही तो फ्रस्ट्रेशन है। कोई फ्रस्ट्रेशन का रीजन समझ ही नहीं रहा है। एक्चुअली गलती तो पब्लिक का ही है। तुम झांसे पे क्यों आ रहे हो? तुम झांसे पे क्यों आ रहे हो? चक 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 चीजों पे क्यों इतना अट्रैक्शन? ऐसे कहावत है सर कि ऑल ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। बट पब्लिक ये बात कब समझेगा? हाँ, कब समझेगा? खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, किसी को समझाने जाओ तो समझेगा भी नहीं। एटलीस्ट तुम लोग का कुछ फायदा भी नहीं है, तो अपना काम करो। मैंने एटलीस्ट अगर मानो आप लोग तो समझदार हो रहे हो, किसी को समझाओगे ना, नहीं समझा पाओगे। माइंड सेट ही ऐसा बना दिया। जैसे कोलकाता में एक कॉलेज बनाया एमईटी यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो मैं देखता हूँ बीकॉम करने के लिए एमईटी यूनिवर्सिटी में सब भर्ती हो रहा है। तो रिच फैमिली का लोग जाए, आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम, आपके पापा के पास 10 करोड़ है, आप कॉलेज को कुल मिला के 20-30 लाख दे रहे हो, डजेंट मैटर। उनके इतने बड़ा तालाब से अगर एक उठाया जाए तो कोई मैटर नहीं करता। पापा के पास है 20 लाख, वो जा रहे हैं एमईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने। बेसिकली वो बेसिकली सुपर रिच का एक 5 स्टार कॉलेज है और कुछ नहीं। ऐसे कोई स्पेशल एजुकेशन थोड़ी होता है। आता है मेरे पास 5 एमईटी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, मैं तो सिलेबस भी देखा हूँ, कितना लोगों को पढ़ा भी हूँ। तो मैं सोचता था कि एमईटी यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ खास पढ़ाएगा। क्या खास पढ़ा है? कुछ खास नहीं है। मेरे को भी एमईटी यूनिवर्सिटी फोन करते स्टूडेंट रिकमेंडेशन के। मैंने नहीं, मैं तो आज तक कोई रिकमेंडेशन का काम नहीं करता। तो जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट है कि क्यों इतना खर्चा काय को देना एमईटी यूनिवर्सिटी को? अगर किसी का पापा का करोड़ों है वो दे, कोई इशू नहीं है।
लेकिन किसी के पापा का हार्डली 20-30 लाख पूंजी है, वो जाके एमआईटी यूनिवर्सिटी में 10 लाख 15 लाख का बीकॉम कर, हाँ, सिंपल ग्रेजुएशन का 5 लाख 7 लाख खर्चा है। और वो लोग क्या कर रहे हैं ना, कोर्स का एक ऐसा नाम दे रहा है जैसे तुमको लगे कुछ खास पढ़, मेरे को गुस्सा क्यों कर, बीकॉम प्लस एलएलबी, बीबीए प्लस एलएलबी, ना तो बंदा बीबीए सीखता है ना तो बंदा एलएलबी सीखता है, मजाक है क्या। मैंने बीकॉम भी जान लेंगे एलएलबी भी जान लेंगे, नॉर्मल एलएलबी पास करके लॉयर बन के दिखा भाई, जूता गिर जाएगा तेरा। बीकॉम प्लस एलएलबी, बीबीए प्लस एलएलबी कुछ नहीं होता है, ठेंगा होता है। मैं तो एकदम छाती तान के बोलूंगा, कोई आ जाए माइकल लाल सामने बैठ के बता दे क्या सीखा है, चैलेंज करते ओपन बोलता हूँ मैं सब, इवन पेरेंट्स के सामने बोलता हूँ। एक दिन एक पेरेंट्स के सामने ऐसा बोला तो उसका पेरेंट्स के आंख से पानी आ गया था। फिर मैं बोला मैं आपको दुख देने के तो नहीं बोला, एक्चुअली मेरे को पता नहीं था कि वो एमआईटी से है। मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ अपने नॉर्मल तरीके से, बाद में वो ऐसे, मैंने एक्चुअली उनको खराब लग रहा था कि मैं जो बोला एकदम सच है, और उनका तो पैसा बर्बाद भी हो रहा है और बच्चा का भी करियर का वो लोग कुछ फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, दे आर फ्रॉम जस्ट मिडिल क्लास फैमिली। बहुत डेंजर चीज चल रहा है सर, स्कैम इसको बोलते हैं, स्कैम, बहुत खतरनाक स्कैम है। देखो चलो, अच्छा, ये कौन सा इलस्ट्रेशन है, अब्रूश मैकेनिक्स लिमिटेड, इनकॉर्पोरेटेड ऑन 12 जुलाई 2022, व्हेन शुड द कंपनी होल्ड इट्स फर्स्ट एजीएम। पहला पहला है क्या? फर्स्ट है। हाँ, ये इनकॉर्पोरेटेड वर्ड से समझ में आ रहा है कि नया शादी है, ठीक है, नया नया शादी हुआ है सर, तो मीटिंग 9 महीने का टाइम मिलेगा उसको, बस ऐसा याद रखो। In the above case, the financial year Abrews Limited, Abrews closed 31st May 2023. According to Section 96, Subsection 1, the company must hold its first AGM latest by 31st December 2023, within 9 months of the close of its financial year 31st May 2023. If Abrews Mechanics Limited holds its first AGM in this manner, it shall not be necessary for the company to hold any AGM in this year of its incorporation. ठीक है, यही ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है? गप्पे करते करते इधर उधर का भी बात भी हो रहा है और लॉ भी हो रहा है। प्लीज टेल मी, जल्दी बोलो। Yes. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके सर, ओके। अच्छा, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट सर, ये मीटिंग कहाँ होना चाहिए? टाइम प्लेस फॉर होल्डिंग एन एजीएम, कहाँ होल्ड करें मीटिंग? सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 कहता है that every AGM meeting shall be called during business hours. सर ये क्या होता है, बिजनेस आवर क्या होता है? सर बिजनेस आवर तो बिजनेस का होता है, जैसे हमारे देश में नॉर्मली 9 to 6 होते हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी नाइट शिफ्टिंग में चलता है उसका वही ऑफिशियल आवर है, बिकॉज जैसे कि आईटी सेक्टर्स, ठीक है, सेक्टर 5 जैसे कोलकाता में है, बैंगलोर में तो कंप्लीट अलग ही लेवल है, हैदराबाद में इज ऑल्सो देयर, गुड़गांव में है, नोएडा में है, आजकल सिलीगुड़ी में भी थोड़ा बहुत आईटी सेक्टर चलता है, জানিস আছে না তোদের ওখানে কিছু আইটি অফিস আছে, চল চেষ্টা তো করছে, কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলের যা এখন অবস্থা, इतना दिन में कोलकाता जैसा और एक शहर नहीं बना पाया, इतना पॉपुलेशन हाई है, 10 करोड़ के आसपास का पश्चिम बंगाल का जनसंख्या है, इसमें एटलीस्ट 2 बिग सिटी होना चाहिए, उसमें यही, हाँ, एक ही है। जैसे महाराष्ट्र भी बिग है, बट महाराष्ट्र में 2-3 बड़ा शहर, मुंबई इज देयर, पुणे इज देयर, नागपुर इज देयर, तो हमारे कोलकाता के लिए तो कम से कम 2 शहर तो बना है ना। कोलकाता के बाद सेकंड में आता है आसनसोल, बट वो फार बिहाइंड है, आसनसोल बड़ा है, टीयर 1 सिटी नहीं है, समझ रहे हो सर? मैंने एटलीस्ट मेरे हिसाब से सिलीगुड़ी को करना चाहिए था, सिलीगुड़ी या जलपाईगुड़ी को मिक्स करके एक बिग सिटी होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ बंगाल को एक मिल जाए तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, और इधर साउथ बंगाल में कोलकाता है, मेरे हिसाब से एकदम सही होता। आज तक नॉर्थ बंगाल को एक प्रॉपर सिटी डेवलप नहीं करके थे, क्या क्या कौन लोगों को बिठाते हैं। मैंने भी बिठाया, वोट दिया था दीदी को एक 2011 में, और उसके बाद हमेशा पछताया कि क्यों इसको लाया।
96 subsection 2 state that every AGM meeting shall be called during business hours 9 to 6 on any day that is not a national holiday. यानी नेशनल हॉलीडे के दिन, जैसे हमारे देश में जो नेशनल हॉलीडे है उसमें कोई भी कंपनी ओपन नहीं रहे, चाहे कोई भी बड़ा काम क्यों ना हो। देश का नेशनल हॉलीडे आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो ये तो एंटी इंडिया बात हो जाएगा। बोलेगा 15 अगस्त को ऑफिस खोलेंगे, भाई तुम पाकिस्तान से हो क्या? जैसे मैं देखा हूँ सर, आप लोग भी शायद एक्सपीरियंस भी होंगे, ये जो सिनेमा हॉल में जो राष्ट्रीय गाना होता है ना, तो उससे पहले लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसा तो ये बेसिक एक एटिकेट्स है कि नेशनल एंथम से पहले खड़ा हो जाओ, बट हॉल में मैंने ऐसे लोग देखा सर कि नहीं उठते, खड़ा नहीं होते। और जब हॉल वाले या फिर आसपास के लोग बोलते हैं "भाई, क्या क्या बात है, क्यों नहीं उठ रहा है?" मैंने ऐसे 2-3 बार एक्सपीरियंस किया। तो सीरियसली तब इतना तो समझ में आ ही जाता है कि भाई देश के अंदर पाकिस्तान का लोग बैठा हुआ है, सिंपल है, बैठे हुए भर भर के है, बाई हार्ट पाकिस्तान, बट रहते हैं हिंदुस्तान में। अच्छा, नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए and shall be held either at the registered office of the company or at some other place within the city, town or village। जैसे कि आपको बोला था, अगर स्टार्टिंग में बोला था ना, कंपनी के ऑफिस में जगह नहीं है तो कोई जगह भाड़ा लेके करो, ठीक है, लेकिन जिस सिटी में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, अच्छा एक पॉइंट है, विलेज में भी हो सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि विलेज में रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बना सकते। एक कंपनी का नाम बोल दे रहा हूँ सर, जोहो कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कंपनी है, साउथ वेस्ट कंपनी है, टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट को इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, इंडिया बेस्ड है। प्लीज इसके बारे में जानो, इसका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, आप लोगों का काम आएगा आगे जाके, ठीक है, ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं इनका। इसके साथ साथ इनका पूरा एंटायर बिजनेस रिलेटेड एप्लीकेशन एवरीथिंग होता है, मार्केटिंग रिलेटेड बहुत कुछ होता है। जोहो कॉर्पोरेशन का जो ओनर है, इसका नाम है श्रीधर बेम्बू, ठीक है, साउथ इंडियन है, कंपनी अमेरिका में बनाया, बट अभी इंडिया से ही फुल्ली ऑपरेट होते हैं। इनका मेन मार्केट अमेरिका एंड अफ्रीका है। 80% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम फॉरेन मार्केट। इंडिया में लोग जानते ही नहीं है प्रॉपरली। जैसे गूगल सूट होते हैं ना, वैसा माइक्रोसॉफ्ट का भी अलग अलग एप्लीकेशन जो होगा होता है, पूरा एक एंटायर एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट, गूगल कर देखना बाद में। इनको इंडियन गवर्नमेंट ने पद्मश्री दिया है 2016-17 में। तो जोहो कॉर्पोरेशन अपना एक विलेज हेड ऑफिस रखा है, तमिलनाडु के एक पहाड़ी गांव में इनका विलेज में हेड ऑफिस रजिस्टर्ड। तो ऐसा नहीं है कि विलेज में ऑफिस नहीं बन सकता, ये जो मीथ है ये तोड़ के दिखाया जोहो कॉर्पोरेशन। मल्टी नेशनल कंपनी चलाते हैं विलेज से, ये सोच सीरियसली बहुत इंस्पिरेशनल है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग श्रीधर भेम्बू जैसे इंसान को देखिए, फॉलो करिए, और ऐसा हो सकता है ये भी जानिए, ये जो कन्वेंशनल थिंकिंग है ना आप लोगों का बदल जाएगा। मैं ये सब लोगों को मैं जितना देखता हूँ, जितना सोचता हूँ, कहाँ पड़े हम लोग, इनकी सीरियसली एक आइडियल पर्सन। मैंने आज के डेट में हम लोग तो पुराने लोगों को बहुत सुनते हैं, देखना सेठ कैसे ऑफिस बना के रखा है, किस तरह से इवन बिहार जैसे जहां पर अभी भी टेक्निकल एजुकेशन इतना बूस्ट नहीं हुआ, बिहार से बच्चे लोग उठा के लेके आते हैं, उनको वहां पर टेक्निकल एजुकेशन देते हैं और फिर जॉब भी देते हैं। अरे क्या प्रॉब्लम है बिहार में, मैं अपने हिसाब से कोशिश करूंगा, क्योंकि बिहार में नॉर्मली एक एजुकेशनल क्राइसिस है, और वो क्राइसिस को वो चैलेंज की तरह ले रहे हैं। बट हमारे मैंने उनका कहना है कि अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो हर जगह में डेवलपमेंट हो सकता है, और उन्होंने नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट भी करा है शायद बिहार में। तो विलेज में भी हो सकता है, रूल तो सपोर्ट दे ही रहा है आपको, एज वेल एज रियल में हो भी रहा है। प्रोवाइडेड एजीएम मीटिंग ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी may be held at any place in India if consent is given in writing by electronic mode by all members in advance। मैंने अनलिस्टेड कंपनी मैंने जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं, कहीं भी कर सकते हो। Provided further that central government may exempt any company from the provision of the subsection subject to such condition as it may impose।
For the purpose of subsection, national holiday means included in day declared national holiday by the central government. यहाँ पर जो national holiday का मतलब है जो गवर्नमेंट ने national holiday डिक्लेयर करके रखा है। अच्छा, ये जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया सेक्शन 8 कंपनीज के लिए एग्जेम्प्टेड है। सेक्शन 8 मैंने चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में जो कंपनी चलता है। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी 96 subsection 2 after the provisions and before explanation the following provisions shall be inserted, provided further that the time, date, place of each AGM are decided upon beforehand and by board of directors having regard to the directions if any given in this regard by the company in its general meeting. The above mentioned exception shall be applicable to a section 8 company which has not committed a default in filing of its financial statement under section 137 of annual return under section 92 with registrar. मैंने कहना ये चाहता है कि The above mentioned exemption, यानी ये जो exemptions नॉर्मली सेक्शन 8 को ये सब चीजों के ऊपर एग्जाम्पशन दे दिया है, लेकिन ये एग्जाम्पशन हट सकता है अगर सेक्शन 8 कंपनी रिटर्न फाइल नहीं किया है। रिटर्न फाइल करने का सेक्शन 137 है। अगर उन्होंने रजिस्टर में सेक्शन 92 के हिसाब से डिटेल्स वगैरह जो है वो भरा नहीं है, फाइनेंशियल रिटर्न वगैरह डिस्क्लोज नहीं किया है, तब उनके ऊपर ये सभी लागू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट पे है और चैरिटेबल ऑब्जेक्ट तो एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना, उसमें तो कोई सीक्रेसी नहीं होना चाहिए। अगर एक चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाला कंपनी अपने डिटेल्स डिस्क्लोज कर नहीं कर रहा है, इसका मतलब अगेन दाल में कुछ काला है। तो गवर्नमेंट कहते हैं भाई ये एग्जाम्पशन तो आपको शोभा नहीं देता। और एनपीओ के केस रूल्स जब हम लोग पढ़ाते हैं बेसिक्स में, उसमें बोला भी जाता है सर सेक्शन 8 कंपनीज अगर अपना रूल्स फॉलो नहीं करेगा, नॉर्मली आप एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो और आपके जो भी आपका चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर सब ऑफिसर्स माने जो भी एम्प्लॉइज है, ऑफिशियल्स है, या फिर जो मेन ओनर है उसका, मैंने वहां पर तो ओनर नहीं होता, मैंने बेसिकली मेंबर्स बोला जा सकता है। वो लोग बड़े बड़े गाड़ी में घूम रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग में है, भाई चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में इतना पैसा, वो भी पर्सनल पर्पस में, नॉट गुड सर। हमारे देश में ये बहुत भयंकर रूप में देखा जाता है। सामने है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बट पीछे बहुत खतरनाक चीज चल रहा है। ठीक है, मैंने रूल बनाओ अच्छे काम के लिए, लेकिन रूल का मिसयूज तो अच्छा लोग कर ही नहीं पाता, उल्टा बुरा लोग ही इसका मिसयूज करने में लगे पड़े। मैंने पैसा वाला लोग अपना 2 नंबरी इनकम को छुपाने के लिए सो कॉल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन बना देगा, दिखा देगा सामने में वृद्धाश्रम चला रहा हूँ। वृद्धाश्रम समझते हो ना, ओल्ड एज होम, ठीक है, दिखा देगा सामने की एक ऑर्फेनेज चला रहा हूँ, लेकिन पीछे क्या चल रहा है, इसका तस्करी चल रहा है, क्या इलीगल काम चल रहा है, आपको मुझे दिखाई नहीं देगा। वेरी डेंजरस थिंग। ये सरकार भी कभी कभी सोचेगा कि मैंने ऑफिशियल्स एक्चुअली क्या, सरकार के अंदर भी तो कुछ ऐसे ऑफिशियल्स होते हैं ना जो गड़बड़ करने में हेल्प कर देते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनीज के केस में भी सेम कॉन्सेप्ट। इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी उनके लिए भी एग्जेम्प्टेड है 96 सबसेक्शन 2 में, और बाद में सेम तरीका का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बोला है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनीज भी 137 एंड 92 फॉलो नहीं करता है तो उनका भी एग्जेम्पशन हटा दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा ये 96 पूरा क्या था, एजीएम पे था कि एजीएम क्या है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। नाउ पॉइंट इज द पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल एजीएम। ट्राइब्यूनल का होता है कोर्ट, कोर्ट को ट्राइब्यूनल बोलते हैं। ट्राइब्यूनल कोई कोई थोड़ा फैशन से ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल करके भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं सर, मेरे को भी नहीं पता एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, आप गूगल कर लेना, गूगल को भी पता नहीं। देखो सर क्या है, इतना ना हम लोग इंडियंस लोग ना बहुत ज्यादा ना ये सब चीजों को लेके माथा खराब करते हैं। अब अमेरिकन वाले इंग्लिश को एक तरह से बोलते हैं, यूरोपियंस वाले एक तरह से बोलते हैं। अब एक ही इंग्लिश का दो दो प्रोनाउंसिएशन, कौन सा सही कौन सा गलत, हमें क्या पता, भाषा अपना थोड़ी है। हम लोग तो उसका एक अपना ही लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। अगर बंगाली इंग्लिश बोलेगा बंगाली टोन में तो लगेगा कि बंगाली ही बोल रहा है, हिंदी वाले बोलेगा तो जैसे लगेगा कि हिंदी ही बोल रहा है। जब साउथ इंडियंस वाले इंग्लिश बोलते हैं ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन ही बोल, है ना, हम लोग अपना टोन उसका टोन आवाज दे दिए, है ना। तो इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है कि इसका क्या साइंस है मुझे नहीं पता। एक सुधांशु त्रिवेदी बोल के एक बीजेपी का बहुत फेमस एक बंदा है, वो एक जगह में ऐसा बहुत साइंटिफिकली प्रूव दे रहा था कि इंग्लिश भाषा को अगर जो भी भाषा में बोला जाएगा उसमें उसका
जो इम्पैक्ट आ जाता है। लेकिन अब संस्कृत एक ऐसा भाषा है, जो संस्कृत बोलेगा, अगर वो संस्कृत बोलता है तो संस्कृत भाषा में कोई दूसरा लैंग्वेज का इम्पैक्ट नहीं आ सकता। मैंने संस्कृत बोलेगा तो ऐसा नहीं कि मैंने कोई इंग्लिश में संस्कृत बोल रहा है तो उसमें इंग्लिश का इम्पैक्ट आएगा ही, क्योंकि संस्कृत का जो भाषा है वो ऐसा ही है। लेकिन इंग्लिश भाषा जो जैसे टोन में बोलेगा उसका टोन आ जाता है उसमें। और बाकी ये ट्राइब्यूनल ट्रिब्यूनल आप लोग देख लो। जैसे एक है कि अ, मुझे बचपन में एक चीज बहुत यूज होता था, तो मैं बाद में सोचा कि भाई कौन सा सही है, डायरेक्टर या डायरेक्टर। ठीक है, आई डोंट नो, मेरा सीरियसली इंग्लिश का ज्ञान बहुत ही खराब है। अच्छा, फिर बहुत सारे ऐसे हैं कि क्या बोलना चाहिए, आई एम ऑलवेज कंफ्यूज सर। इसलिए मैं ना इस भाषा को जानने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं किया, उतना कोशिश कर लिया कि जिसमें मेरा अपना जो सब्जेक्ट है इसका नैया पार हो जाए। बाकी हाँ, अगर किसी का इंग्लिश में ग्रिप अच्छा है, आप और अच्छा करो, जिसका कम अच्छा है वो और अच्छा करो। लेकिन एटलीस्ट तुम्हारा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के लिए जितना जरूरी है इतना कर लो भाई, काफी है। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर ना इंग्लिश का स्किल्स सेकेंडरी है, सब्जेक्ट का स्किल्स प्राइमरी है। हम लोगों को कोई भी कंपनी ना हमारे स्किल्स के लिए पैसा देता है, इंग्लिश स्किल्स के लिए तो वो लोग किसी और को रख लेगा, हमें क्यों रखेगा। ठीक है, तो इंग्लिश आप लोगों के लिए सेकेंडरी एक कॉन्सेप्ट है। आए तो अच्छा है, ना आए तो कोई बात नहीं सर, वो जितना आएगा काफी होता है। मेरा एक स्टूडेंट है सर, स्टॉक मार्केट में ना डे बाई डे डेवलपमेंट कर रहा है। उसका इंग्लिश इतना खतरनाक है कि बेसिक बेसिक जो स्पेलिंग होता है ना वो भी ठीक से नहीं आता। मैं उसको बोल बोल के थक गया। वो मेरे पास कम से कम ग्रेजुएशन लेवल से पढ़ रहा है। तो बोले कि कम से कम कॉर्पोरेट में कैसे, मैं तो सोचता था कि इसका इंग्लिश इतना खराब है इसको कभी कॉर्पोरेट दे ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मेरा एक आइडिया ऐसा भी था कि कॉर्पोरेट लेवल में इंग्लिश इतना तो आना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका बेसिक इंग्लिश भी सही नहीं था। लेकिन वो डे बाय डे इतना डेवलप कर रहा है, तो मैं उसका एक रीजन सोच रहा था कि क्या रीजन। एक्चुअली वो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके कंपनी में गया है ना, उसका उस पर्टिकुलर मैटर में अच्छा नॉलेज, तो उसका इंग्लिश कंपनी चेक ही नहीं करता। बेसिक मानो कि THEIR देयर, THER देयर, इसका भी बेसिक चीज भी वो गड़बड़ करता है आज भी। मैं उसको बोलता रहता हूँ कि भाई कुछ तो कर, अरे दादा काम चल रहा है, चल अरे बोले भाई हायर ग्रोथ में दिक्कत हो जाएगा, अभी भी टाइम है, चेंज कर। अरे नहीं नहीं ठीक है। मैंने अभी उसका मार्केट रिलेटेड मैटर में उसका नॉलेज है, क्या करेगा इंग्लिश लेके उतना वो? उसका मार्केट एनालिसिस सही आ रहा है तो कंपनी बोल रही है ऐसा बंदा काम का है मेरा, हमें क्या, वो तो मार्केट एनालिसिस कर रहा है, उसको इंग्लिश से क्या लेना देना। और जिसको इंग्लिश आता है कंपनी ने रखा है वो मार्केट एनालिसिस नहीं कर सकता तो क्या करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिचुएशंस काफी बदल गया है। इन केस ए कंपनी डिफॉल्ट्स इन होल्डिंग एजीएम, अच्छा अब कंपनी अगर मानो डिफॉल्ट करते हैं, जैसे कि आपको बाइजूस का केस अभी बताया स्टार्टिंग में, the section 97 of companies 2013 empowers tribunal to call AGM. The provisions of section 97 are as under: if any default is made in holding the AGM meeting of the company, section 96 के तहत the tribunal may, notwithstanding anything contained in this act of the article of the company on the applications of any member of the company, call or direct the calling of AGM meeting of the company and give such ancillary or consequential directions as the tribunal thinks expedient. माने ना करने के कारण जो भी कोर्ट को ठीक लगेगा कोर्ट वो एडवाइस करेगा मीटिंग करने के, provided that such directions may include direction that one member of the company present in person by proxy shall be deemed to constitute a meeting. लेकिन मीटिंग करने के लिए एटलीस्ट, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोरम होना चाहिए होता है, हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि मिनिमम, जैसे मानो अगर किसी कंपनी का मेंबर्स कितने का होता है, बोलो कोरम का क्या है, लेस देन 5000 का, ग्रेटर देन 1000 टू 5000 15, और मोर देन 5000 30। ठीक है, पब्लिक कंपनी के केस में ये है और प्राइवेट के केस में यानी मिनिमम कितना मेंबर होने से मीटिंग होगा उसका रूल है। अब मानो कि कोई कंपनी का मीटिंग ट्राइब्यूनल बुला रहा है, अब मीटिंग होने के लिए कोई तो होना चाहिए। अब ट्राइब्यूनल बोल रहे हैं कि मीटिंग करना है, कोर्ट बोल रहा है, तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि provided that such directions may include a direction that one member of the company present in person or by proxy,
अगर वो खुद भी नहीं आ सकता है, हम लोग लास्ट क्लास में प्रॉक्सी भी पढ़े कि अगर हम नहीं जा सकते तो मैं किसी और को भेज सकता हूँ मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो जिसको मैं मेरे बिहाफ में भेजूंगा वो क्या होता है, प्रॉक्सी होता है। तो वही बोल रहे हैं कि इन पर्सन भी भेजो या प्रॉक्सी में भेजो तो मीटिंग हो जाएगा। तो ट्राइब्यूनल अगर मीटिंग बुलाएगा तो कम से कम इन पर्सन या प्रॉक्सी के हिसाब से किसी को जाना जरूरी है। ये भी डायरेक्शंस कोर्ट देगा। A general meeting held in persons of subsection 1 shall subject to any direction of tribunal be deemed to be an AGM of the company under this act। माने ट्राइब्यूनल जो भी बोलेगा उसी को एजीएम मान लिया जाएगा। बट पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल मीटिंग ऑफ मेंबर एटसेट्रा, क्या मेंबर्स का मीटिंग बुला सकते हैं लॉ माने कोर्ट सेक्शन 98 में ये पावर दिया है। If for any reason it is impracticable to call a meeting of a company other than AGM in any manner in which meetings of company may be called or hold or conduct the meeting of the company in the manner prescribed by this act or the article of the company, the tribunal may either suo motu क्या होता है, ऑन इट्स ओन मोशंस। पहले भी बात हुआ है ना सुओ मोटो के बारे में। जैसे सुओ मोटो का एक सबसे इंटरेस्टिंग लेटेस्ट सिचुएशंस बता देते हैं। इसको इंटरेस्टिंग वर्ड में जस्ट पढ़ाई के लिए बोला, दूसरे एंगल से मत लेना। जैसे कोलकाता वाला जो मर्डर केस हुआ है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो हुआ है सर। सुओ मोटो माने जब किसी मैटर में कोर्ट खुद इन्वॉल्व होते हैं उस सिचुएशंस में सुओ मोटो। अब नॉर्मली कोर्ट सुओ मोटो कब होता है, जैसे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो जब देश का मैटर हो, जब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि एक जस्टिस का बहुत बड़ा मुद्दा है, हमें आना चाहिए मैटर में। जैसे बहुत सारे केसेस में लेटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो किया है, लेकिन हर केस में सुओ मोटो नहीं करता है। ठीक है, नॉर्मली कोई केस करने से ही वो उस केस को लेता है या एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। लेकिन अगर वो एक बहुत ही बड़ा देश का जस्टिस वाला मैटर है तो वो सुओ मोटो करता है। इस केस में कंपनी लॉ कोर्ट या ट्राइब्यूनल जो होते हैं, ये अगर किसी मैटर को लगता है कि ये इस मैटर पे उनको इन्वॉल्व होना चाहिए तो ट्राइब्यूनल जो होते हैं वो सुओ मोटो कर सकता है। इसलिए यहाँ पर बोला कंपनी में कॉल्ड और होल्ड द कंडक्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ द कंपनी इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट और द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, द ट्रिब्यूनल में आइदर सुओ मोटो और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी डायरेक्टर और मेंबर ऑफ द कंपनी वुड एंटाइटल्ड टू वोट एट द मीटिंग। माने कोई भी डायरेक्टर या फिर कोई भी मेंबर जिसका वोट देने का ताकत है। जैसे नॉर्मली प्रॉक्सी वोट नहीं दे सकता, ओनली बाय शो ऑफ हैंड्स। इसमें शो ऑफ हैंड ही तो कर सकता है। क्या कर सकता है, पोल ऑफ डिमांड, हाँ पोल वोट कर सकता है, पोल वोट कर सकता है। ठीक है, तो प्रॉक्सी नॉर्मली वोट नहीं दे सकता। अब मानो तुमने प्रॉक्सी भेज दिया, ठीक है, अब प्रॉक्सी का तो वोटिंग का पावर नहीं है ना नॉर्मली। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला कि कोई डायरेक्टर या फिर कोई मेंबर जिसका वोटिंग पावर हो वो कोर्ट को अप्लाई करके मीटिंग करवा सकता है। किसका मीटिंग, मेंबर्स का मीटिंग। ऑर्डर्स द मीटिंग ऑफ द कंपनी to be called, held and conducted such manner as tribunal thinks fit, give such ancillary or consequential directions as the tribunal thinks expedient, including direction modifying supplementing in relation to the calling, holding, conducting of the meeting। मैंने कैसे क्या conduct करना है वो अपने हिसाब से direction दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली मीटिंग नहीं हुआ ना, तभी इतना सारा बात आ रहा है। पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ 98। मानो कोर्ट अगर बोल रहा है और फिर भी आप इस बात को नहीं मान रहे, ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा भाई। हाँ, कोर्ट का ऑर्डर को, जैसे ममता दीदी ने कोर्ट का एक ऑर्डर बेसिकली इग्नोर कर रहा था, लेकिन उनको फिर बाद में थोड़ा धमकाया, नोटिस आया सरकार के पास, तो फिर डर गया। सो ये पूरा घटना के बाद ममता दीदी ने यहाँ पर एक कुछ लॉ लगाया था कि नाइट, इसका हम लोग बंगाली में इसको क्या बोला गया कि रात्रि साथी बोल के कुछ एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें रात को लड़की लोगों के क्या बोलते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पुलिस रहेगा। ठीक है, वो भी लड़की। हाँ, ऑब्वियसली लड़का पुलिस तो नहीं रख सकता, सिचुएशन से ऐसा बदतर हालत है। तो इस हालत में सुप्रीम कोर्ट ने ममता दीदी का ये जो सुझाव था, जो इन्होंने अपने लॉ में बदलाव लेके लाया था, इसको रिजेक्ट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो बात नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे तो बात बात में चिल्ला देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थोड़ी जा सकता है। अब क्या बोलेगा आगे जाके, আমি তো করেছিলাম, সুপ্রিম কোর্ট তো শুনলো না, ऐसा ही बोलेगा और क्या बोले, আমি তো করেছিলাম, আমি তো ठीक বলেছিলাম। अरे भाई, लोगों को डराओ, थोड़ा सा एनवायरनमेंट ठीक करो, ऐसे थोड़ी होता है।
और लोग इंसान को इंसान बनाओ, उसके पीछे काम करो। देखो, पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद प्रोविजन ऑफ 96 to 98 accordingly, अच्छा, if any default is made in holding a meeting of the company according to section 96 और 97, मैंने 96 का भी जो नॉर्मल वाला है, 97 में अगर ट्राइब्यूनल बुलाते हैं, ठीक है, मीटिंग ऑफ मेंबर अदर देन एजीएम कॉल्ड बाय ट्राइब्यूनल, 98 वगैरह में अगर आप गलती करते हो तो बोलता है कंप्लेंट विद एनी डिरेक्शन इशूड बाय द ट्राइब्यूनल, देन द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद द फाइन मे एक्सटेंड टू 1 लाख। 1 लाख तक फाइन करेगा सर। एज इन द केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, माने आप गलती नहीं सुधार रहे हो तो डेली बेसिस पे, व्हिच में एक्सटेंड 5000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग व्हिच द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। दिन का 5000 फाइन भरना पड़ेगा जब तक गलती नहीं सुधारते हो। समझ में आ रहा है ना सर? हाँ। एजीएम का रिपोर्ट कर सकते हो, रिपोर्ट ऑन एजीएम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 121 ऑफ द कंपनीज एक्ट, every listed public company shall prepare report on each AGM including the confirmations to the effect that the meeting was convened, held and conducted as per the provisions। माने अब बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दैट नाउ बेसिकली एक मीटिंग होने के बाद उसका रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने का सिस्टम, उसका रिपोर्ट करने का सिस्टम, कहाँ हुआ है, कि कब हुआ है, डेट क्या था, ये क्या था, ठीक है, कोरम आया था कि नहीं आया था, प्रॉक्सी का कौन आया था, बस एक तरीका को यहाँ पर बेसिकली पोस्ट किया गया है। अगर ये भी नहीं करोगे प्रॉपर्ली रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग, उसका भी पेनल्टी है। If the company fails to file report within 30 days of conclusion of AGM, such company shall liable to a penalty of 1 lakh rupees. And in case of continuing failure, with further penalty of 500 rupees for each day after the first, during which such failure continues, subject to a maximum of 5 lakh rupees. And every officer of the company who is in default, जो गलती करेगा, shall liable to a penalty which shall not be less than 25,000 rupees, और ये ऑफिसर्स के लिए और वो पहले वाला कंपनी के लिए। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर, ऑफिसर्स के लिए हर दिन का 500 for each day after first during which the failure continues, subject to maximum of 1 lakh। सर ये सब पेनल्टी का पॉइंट आएगा क्या एग्जाम में? हाँ सर, अगर पेनल्टी ठीक से गलती लिख दोगे तो मार का माने मुश्किल में पड़ जाओगे, तो नंबर खा लेगा आपका, और ये आपको केयरफुली लिखना है। इसलिए प्रैक्टिस करने के टाइम पे लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, और एक तरीके से पेनल्टी वगैरह का ना एक अलग ही लिस्ट बना लीजिए कि इस केस में ये पेनल्टी होता है, उस केस में ये पेनल्टी होता है, ठीक है। बहुत केस में सिमिलर देखने को मिलेगा, ये 1 लाख, 5 लाख, 500, 5000, इट्स वेरी सिमिलर काइंड ऑफ, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो प्लीज इस चीज को प्रैक्टिस के साथ डेवलप करिए, इसका कोई शॉर्टकट रूल नहीं है। ईजीएम के बारे में आपको पहले ही बोल दिया था, सेक्शन 100 में बोला है, हु कैन कॉल ईजीएम बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन इट्स, ठीक है, क्योंकि स्पेशल बात करना है तो एजीएम बुलाते हैं। यहाँ पर सेम टू सेम जैसे एजीएम में बोला है कि रिक्वेस्ट करके एजीएम बुलाया जा सकता है, रिक्वेजिशंस देमसेल्व्स, रिक्वेस्ट करके कि हमें लगता है कि एक मीटिंग बुलाना चाहिए, मेंबर्स को लगता है तो रिक्वेस्ट डालते हैं, उसका प्रोसेस को भी यहाँ पर बोला है। बात समझ में आया सर? जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया है, द मेंबर ऑफ Blue Peacock Appliances Private Limited holding more than 1/10 voting power of the company requisitions the board of directors to call a general meeting on 14th July 2022. However, the directors did not pay any heed such a requisitions and therefore no general meeting was called। माने बेसिकली बात को अनसुना किया है। Discuss the consequence of the contravention of not calling general meeting on the request of required number of member in accordance with the Companies Act 2013। कि रिक्वेस्ट डाला था फिर भी मीटिंग क्यों नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या रूल है? इन द अबव केस द रिक्वेजिशंस ऑफ कॉलिंग अ जनरल मीटिंग इज मेड बाय अ सफिशिएंट नंबर ऑफ रिक्वेजिशंस, जो यहाँ पर बोला है 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। Therefore, the board of directors is required to initiate the process of calling the meeting according to section 100 subsection 4 if board does not within 21 days from the date of receipt of valid requisitions proceed to call a meeting within 45 days। According to section 100, if board does not within 21 days from the date of receipt of a valid requisition proceed to call a meeting, कितने दिन के अंदर? 45 days, माने 21 दिन के अंदर उनको मीटिंग का नोटिस मिल जाना चाहिए और 45 दिन के अंदर उसके बाद मीटिंग कर लेना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट पाने के बाद। देन द रिक्विजिशनिस्ट मे देमसेल्फ कॉल एंड होल्ड द मीटिंग्स। रिक्विजिशनिस्ट जो है वो लोग खुद ही मीटिंग कॉल भी कर लेगा और कॉन्टेक्ट भी कर लेगा। This can be done within period of 3 months। ये पूरा घटना 3 महीने के अंदर होना चाहिए। कब से? From the date of requisitions, मतलब जिस दिन ये लोग रिक्वेस्ट डाला है उस दिन से लेके 3 महीने के अंदर। According to section 100 subsection 5, a meeting by the requisitionist
shall be called and held in the same manner in which meeting is called and held by board of directors. So accordingly, the requisitions being members of Bloom of Peacock Private Appliances Limited can call and hold the general meeting within a period of 3 months from the date of requisition, since the board was not inclined to call such a meeting. अगर बोर्ड ने मैटर नहीं किया तो रिक्वेजिशनिस्ट खुद मीटिंग कर सकते थे विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आफ्टर द रिक्वेजिशन वाज। भले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बात नहीं सुना, बट जो रिक्वेजिशनिस्ट है वो खुद भी मीटिंग बुला सकता है। समझे? तो इस तरह से रूल्स रेगुलेशंस बना हुआ है सर। स्ट्रक्चर समझ में आया कि कैसे रीड करना है? जो पॉइंट मैंने टच नहीं किया या आप पढ़ाने के टाइम पे बोल नहीं पाया, प्लीज आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिए। जो भी यहाँ पर इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस है उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अगर कोई पॉइंट में आपको डाउट रहे आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए। इसका एक एक्स्ट्रा क्लास में आई थिंक इस वीक में एक तो जीएसटी का क्लास मुझे देना है, और अगर मुझे कंपनी लॉ के लिए टाइम मिलता है या तो इस वीक में नहीं तो नेक्स्ट वीक में मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा। और उसमें जो भी थोड़ा बहुत, जैसे यहाँ पर थोड़ा 2 पॉइंट मुझे बताना है, वोटिंग के बारे में कुछ बात करना है कि वोटिंग के क्या क्या वोटिंग होते हैं वो मैंने बता के रखा। वोट क्यों देना है? क्योंकि डिसीजन लेना है। उसके बारे में थोड़ा एक स्ट्रक्चर आपको बता देने से आप लोगों को पढ़ने के टाइम पे सुविधा होगा डिफरेंट वोटिंग का। और एक चीज है रिजोल्यूशंस, ठीक है? ये 2 चीज हो जाएगा तो ये मीटिंग वाला चैप्टर खत्म होगा। लेकिन मीटिंग से काफी क्वेश्चंस पूछते हैं सर एग्जाम में। आप इतना मान के चलो 10-15 मार्क्स तो मीटिंग रिलेटेड कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है। 10 नंबर तो पक्का, कभी कभी तो 15 भी देखा जाता है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दिस चैप्टर। बहुत वाइटल चैप्टर है। सीए में या सीएस के केस में तो बहुत पूछते हैं, सीए के केस में भी 10 to 15 मार्क्स तो ऑलमोस्ट। ठीक है, ओके सर। तो फिर आज इतना ही है। जिनके पास ये नोट्स नहीं है वो प्लीज मेरे से ये नोट कलेक्ट कर लें। ये समझ में आया सबको? हेलो? ओके सर। अच्छा, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक का पिछले का जो 3-4 क्लासेस है जिनका नहीं हुआ है वो प्लीज मेरे से कलेक्ट करके घर पे थोड़ा सा देखना स्टार्ट करो, ठीक है? एक बार अभी कर लो, फिर बाद में और एक बार जब मीटिंग करवाऊंगा फिर एक बार कर लीजिएगा, ठीक है? हो जाने से क्या होगा ना, जब मैं टेस्ट अरेंज करूंगा तो हर कोई दे पाएगा, तो अच्छा रहेगा। तो प्लीज एक बार कवर कर लेना। इनकम टैक्स का टेस्ट का रिजल्ट नेक्स्ट वीक निकलेगा, ठीक है? हाँ, चेकिंग नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है। नहीं, मेरा फीवर हो गया, नहीं तो मैं चेक कर लेता अब तक। ठीक है सर, चलो। ओके सर, बाय। बाय सर। सर बोलती है अगस्त सितंबर की फीस